नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो आज पीएम मोदी ने मन की बात की। उन्होंने एक बार फिर देश को बता दिया कि जनता चाहे जिस हाल में रहे, वे अपने मन की बात कहना और मनमानी करना नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो इस वक्त देश जिन हालात से गुजर रहा है, उनमें कई सारे मुद्दों पर जनता देश का मुखिया होने के नाते मोदी जी से उनका पक्ष और उनकी राय जानना चाहती है, लेकिन वो तो जन की बात हो जाती। इसीलिए जबकि मोदी जी का कार्यक्रम मन की बात है, इसीलिए उसका जन सरोकारों से क्या वास्ता। हालांकि इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर्स की कोशिश यही रहती होगी कि इसे जनता के कार्यक्रम की तरह पेश किया जाए, लेकिन इस कोशिश की परतें कहीं ना कहीं से उखड़ ही जाती हैं और सच सामने आ जाता है। जैसे यूपी में गंगा किनारे दफन शवों के ऊपर से कफन हट गए तो सरकारी व्यवस्था की सच्चाई सामने आ गई। खैर, मोदी जी अपने मन की बात करते रहते हैं और ठीक उसी तरह यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी भी वही करते नजर आए जो उनके मन में आता हो। कोरोना के सरकारी आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं और हकीकत जो है वो कुछ और बयां कर रही है। इसी कोरोना काल में अब यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव की भी चिंता बीजेपी को सताने लगी है। पहले आरएसएस और बीजेपी के सीनियर नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई और अब बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता कल लखनऊ पहुंचने वाले हैं। कहा जा रहा है कि या तो कैबिनेट में फेरबदल पर गंभीर चर्चा होगी या फिर प्रदेश की खराब हालत को देखते हुए उत्तराखंड की तरह यूपी के सीएम को भी बदलने पर विचार विमर्श होगा। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ बचा पाएंगे अपनी कुर्सी। आइए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं न्यूज पॉइंट। और चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अभी एक तो अमलेंदु जी ग्रेटर नोएडा से रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ ही ऑनलाइन एडिटर जुड़े हुए हैं। साथ में लखनऊ से भी हमारे साथ अवनीश कुमार जुड़ेंगे। तो अमलेंदु जी, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं हमारे तमाम उन साथियों का, दोस्तों का जो इस कार्यक्रम में इस वक्त तक जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं। तो आप सभी हमारे दोस्त, साथी, शुभचिंतक, आप सभी का हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में चर्चाएं तेज हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सूबे के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। दरअसल कल यानी सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष लखनऊ जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह भी लखनऊ पहुंचेंगे और साथ ही सह प्रभारी संजीव चौरसिया भी लखनऊ में मौजूद रहेंगे। सोमवार से यानी कल से बीजेपी की कई बैठकें होनी हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार में कुछ फेरबदल की भी आहट है। बड़ी मीटिंग और सियासी गलियारों में चर्चाओं के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के साथ भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह का आना एक बेहद अहम माना जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव और साथ साथ पंचायत चुनाव के बाद जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा माना जा रहा है कि केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा अहमियत दी जा सकती है, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है और साथ ही योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। कल यानी 29 मई को भी आप याद कीजिए, कल जो बीता हुआ कल है, वो 29 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सूबे के दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश बीजेपी के संगठन के बड़े नेता मौजूद थे और सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा इस मीटिंग में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल, इन तमाम नेताओं जैसे ये बड़े जो नेता हैं वो सारे मौजूद रहे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य और सुनील बंसल ने सीएम योगी से अलग से बातचीत की। लेकिन एक नाम इसमें और भी आया दोस्तों, वो नाम है AK शर्मा का। कहा जा रहा है, कई लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि पीएम चाहते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सीएम जो वर्तमान सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनको हटाकर AK शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। कुछ चर्चाएं ऐसी भी चल रही हैं कि AK शर्मा को दिनेश शर्मा की जगह पे बैठा दिया जाए। हालांकि जातिगत संबंध अगर देखें तो दोनों एक जो हैं, यानी दिनेश शर्मा वो ब्राह्मण हैं, तो AK शर्मा जो हैं, अरविंद कुमार शर्मा, वो भूमियार हैं और मऊ जिले से आते हैं। तो बहुत कुछ बातें हैं आज चर्चा के लिए। और जैसा आप जान रहे हैं कि हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, तो सीधे अभी चलेंगे अमलेंदु उपाध्याय, आपके पास आना चाहूंगा। अमलेंदु जी, ओवरऑल जो कुछ चल रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ आप देखिए कि हमारे योगी आदित्यनाथ भी अपने मन की बात में
बिल्कुल रमे हुए इस ढंग से हैं कि एक तरफ कोरोना जो है उसको कैसे दूर किया जाए, उस पर कैसे क्या कुछ किया जाए, ये चर्चाएं बहुत खास हो गई, आम हो गई, आप सब जानते हैं। लेकिन कोरोना, चलिए उसकी बात ना करें अभी। ये बात कि क्या कुर्सी बच पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और इसके बीच में जो मीटिंग है, वो मीटिंग कल क्या कुछ होने वाली है, उस पर मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार रखिए कि क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ खबरें हैं आपके पास। देखिए, मुझे जो लगता है वो कुल मिलाकर के ये है कि एक तो प्रधानमंत्री जो है वो अपनी मन की बातें करते ही रहते हैं और वो मन की ही बात किया करते हैं, तो इसलिए वो मन की बातों का कोई ज्यादा औचित्य है नहीं, क्योंकि वो फर्जी बातें हैं सब। वो उसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। वो प्रधानमंत्री की मन की बातें हैं, वो घर में बैठ के भी कर सकते हैं। खाम खा इतना रुपया और पैसा जो है आम जनता का, वो उस पर खर्च किया जाता है और हमारे टैक्सेस का पैसा जो है उस पर बर्बाद किया जाता है कुल मिला के, क्योंकि उसमें कोई काम की बात होती नहीं है कुल मिलाकर। वो प्रधानमंत्री के मन की बात है। प्रधानमंत्री के मन की बात से देश की जनता का कोई वास्ता नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। आपके मन में बहुत सी बातें हो सकती हैं। मैं मान लीजिए आज देशबंधु का ऑनलाइन का एडिटर हूं, तो मेरे मन में बहुत सी बातें हो सकती है, मगर वो देशबंधु की बातें नहीं हो सकती है। अपनी एक पॉलिसी अखबार की है, अपनी उसकी एक पॉलिसी वो होगी उसकी। तो प्रधानमंत्री के मन की बातें जो देश की बातें नहीं हो सकती। तो प्रधानमंत्री अपनी मन की बात, मुझे लगता है अपना व्यक्तिगत खर्च जो है वो किया करे कुल मिलाकर, ये बड़ा सवाल है। और साथ साथ से प्रधानमंत्री जो है वो देश का मेहनत की कमाई का पैसा जो इस पर मन की बात पे बर्बाद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पर प्रधानमंत्री को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छे आदमी ध्यान देंगे अगर उन तक बात पहुंचेगी। लोग बात पहुंचाते नहीं, उन तक कुल मिला की बात ये है। तो मन की बातें वो करते रहते हैं, अपना एक तरफा डायलॉग उनका चलता रहता है। अब जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में भी जाहिर बात है, जब ऊपर से मामला सब बिगड़ा हुआ है तो नीचे भी उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। आप मन की बातें करेंगे तो यहाँ मनमौजी बातें होंगी। तो यहाँ मनमौजी बातें चल रही हैं पिछले 4.5 साल से, कुल मिलाकर के 4-4.5 साल से मनमौजी बातें यहाँ हो रही है। हाई कोर्ट कुछ कहता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, यहाँ मनमौजी बातें चलती रहेंगी कुल मिलाकर के। तो यहाँ मनमौजी बातें ही चल रही हैं। अब उसमें लाशें जो हैं वो चाहे वो अस्पतालों में गिरे और चाहे वो जो है नदियों में गिरे, या चाहे वो जो है वो नदियों के किनारे गिरे, तो ये जो है मतलब वो गिरती रहे, लेकिन मनमौजी बातों में जो है कोई अंतर कुल मिलाकर के नहीं पड़ना चाहिए। अभी तक का जो है कुल मिला के यही है। अब जो नया चीजें बन रही है, तो चूंकि ये चीजें जो है मुझे लगता है कि ऊपर तक भी सोर्सेस होंगे, चीजें पहुंचती होंगी कि सरकार की छवि जो है वो जनता के बीच बहुत खराब हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के असल में ये छवि जो है केवल उत्तर प्रदेश सरकार की खराब नहीं हुई, छवि खराब दोनों सरकार की हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की। दोनों सरकारें जो है इस महाआपदा से निपटने में बुरी तरीके से फेल हुई, और फेल नहीं हुई है बल्कि उनकी आपराधिक लापरवाही की वजह से जो है मामला इतना खराब हुआ है। अगर सरकारों ने पहले से ही ध्यान दिया होता और चीजें संभाली होती, और जैसा कि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे थे कि भाई स्थितियां खराब हो सकती हैं, ऑक्सीजन का इंतजाम कर लीजिए, सिलेंडर्स का इंतजाम कर लीजिए, दवाओं का इंतजाम कर लीजिए, तो ये सब इतनी मौतें नहीं होती। क्योंकि अभी तक आपने देखा कि जितनी मौतें हुई हैं वो सब सरकार की बद इंतजामी से हुई है। कोरोना से उतनी मौतें नहीं हुई हैं। देहात में भी जो फैला है कोरोना, वहां जो मौतें हो रही हैं जिसके कि आंकड़े नहीं बताए जा रहे हैं, छिपाए जा रहे हैं जिसके आंकड़े कुल मिलाकर के, वो आंकड़े भी अगर सब सामने आ जाए तो सरकारों की पोल जो है वो सामने खुल करके आ जाएगी, इसीलिए वो आंकड़े कुल मिलाकर छिपाए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदल देने से परिस्थितियां बदल जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई जो लहर चलने लग जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक भ्रम है कुल मिला के कि योगी आदित्यनाथ को बदल देने से स्थितियां सुधर जाएंगी। क्योंकि ये देखिए, इनकम्पेटेंसी जो है वो योगी आदित्यनाथ की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, और सारी भारतीय जनता पार्टी सरकारें जो पूरी तरीके से इस मामले में राज्य सरकारें जो वो फेल हुई, वो अकेले योगी आदित्यनाथ फेल नहीं हुए। गुजरात भी इसी तरीके से फेल हुआ, वहां के भी इसी तरीके की खबरें आई है कि डेथ के आंकड़े उसे दिए गए 4,000 और सर्टिफिकेट जारी हुए 1,27,000। इस तरीके से खबरें जो है वो मतलब सोशल मीडिया पर ही, अखबारों के तमाम जो ऑनलाइन संस्थान उन सब में हमने पढ़ी है, देखा है कि किस तरीके से गुजरात में भी जो है हेराफेरी की गई है। और देखिए, गुजरात में तो ये हुआ कि प्रधानमंत्री ने वहां दीवार खड़ी करवा के डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया था और वो गंदगी छुपाने की कोशिश की थी। जो चमकता हुआ गुजरात मॉडल है, अगर वो इतना अच्छा था तो दीवार खड़ी करने की आवश्यकता क्या थी? और उसी डोनाल्ड ट्रंप ने आप देखिए कितनी भद्द उतारी भारत की, और प्रधानमंत्री मुंह से एक शब्द नहीं निकला, उसने क्या किया, भारत में गंदगी है, भारत गंदगी फैलाता है, भारत और चीन गंदगी फैलाते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, तो ये भारत की छवि जो खराब हो रही है कुल मिलाकर के, और जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने उनकी जो नाकामयाबी है कुल मिलाकर के, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ केंद्रीयकरण जो है सत्ता का वो हो चुका है।
मुख्यमंत्री का भी कोई मतलब नहीं है, मंत्रियों का कोई मतलब नहीं है, विधायकों का कोई मतलब नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कई मामले जो आ चुके जिनमें भाजपा के विधायकों की थानों के अंदर पिटाई हुई, ये तो सामने आ चुका। विधायकों का असंतोष जो वो खुल के विधानसभा के अंदर प्रकट हुआ, मतलब 70 सालों में पहली बार है कि सत्तारूढ़ दल के जो है 200 से ज्यादा विधायक विधानसभा के अंदर बैठ करके धरना दें कि पुलिस जो उनकी बात नहीं सुनती है। तो ये अगर स्थितियां पैदा हो रही हैं तो कुल मिलाकर के ये स्थिति जो है, जाहिर सी बात है कि ये चीजें योगी आदित्यनाथ के हाथ में नहीं है। कोई अदृश्य शक्ति है जो इन चीजों को कंट्रोल कर रही है, और वो अदृश्य शक्ति जो है वो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा बलवान है। और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अदृश्य शक्ति कौन हुआ करती है। तो योगी आदित्यनाथ के सिर पे सारी चीजें मर करके और अदृश्य शक्ति को बचाना, मुझे लगता है ये चीजें कुल मिलाकर के ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब मुझे लगता है हो नहीं सकती। अब जहां तक ये है कि वो हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, एक काम तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी कि जो योगी जी के समर्थक लगभग 100 विधायक समझे जाते हैं, मुझे लगता है कि चुनाव से पहले जो है उनको साइडलाइन एक तरीके से किया जाएगा या उनके टिकट जो है काटे जाएंगे, और योगी जी के समर्थक विधायकों को जो है वो टिकट के स्वाद नहीं दिया जाएगा योगी आदित्यनाथ का कद छोटा करने के लिए। कुल मिलाकर के ये मुझको लगता है कि इस रणनीति पे काम जो है हो रहा होगा। चुनाव से पहले हो सकता है भारतीय जनता पार्टी रिस्क लेना शायद ना चाहिए योगी आदित्यनाथ को हटाने का। हालांकि अगर इससे हटा भी देती है तो अब जो परिस्थितियां उसमें योगी आदित्यनाथ को बड़ा विद्रोह करने की स्थिति में रह नहीं गए हैं। मतलब जिस समय बने थे मुख्यमंत्री उसमें चीजें अलग थी, बिल्कुल आज की परिस्थिति आऊंगा, लेकिन थोड़ा कुछ सवालों के साथ आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे साथी लगातार कमेंट लिख रहे हैं। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, अपने कमेंट लिखिए, और कई लोगों के कमेंट बीच बीच में मैं जरूर लेता रहूंगा, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट एक साथ लेना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के नाम जो है वो जरूर पुकारूं। जैसे मोहम्मद अमजद हैं, उमेश मिश्रा लगातार बने हुए हैं, फिर मजरुल इस्लाम हमारे साथ हैं, उपेंद्र कुमार हमारे साथ बने, कीमा अंसारी हैं, असलम चिश्ती हमारे साथ बने हुए हैं, फिर प्रकाश बाबू श्रीवास्तव लगातार बने हुए हैं जो कह रहे हैं कि यूपी का कफन चोर कौन है, अगर पता हो तो जरूर बताएं। देखिए ये प्रकाश बाबू श्रीवास्तव लिख रहे हैं, और सवाल बहुत वाजिब है कि आखिर ये कफन चोर कौन है। और जब अभी शुरुआत में आप अगर सुने होंगे, कार्यक्रम के शुरुआत में जब मैं इंट्रो दे रहा था तो यही कह रहा था कि जब गंगा के किनारे जो दफन लाशों के ऊपर से कफन की परतें जो उधर गई, तो उसके बाद से वहां की बहुत सारी परतें भी खुली हैं, और उन परतों के खुलने के साथ साथ मीटिंग्स के जो दौर शुरू हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, वो क्या कुछ कहते हैं, आखिर केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच क्या चल रहा है, ये परत भी खुलनी चाहिए। आखिर AK शर्मा जो हैं उनको केंद्र कहां बैठाना चाहती है, ये परत भी खुलने चाहिए, और इसी पर चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों हमारे साथ जो तमाम साथी, उमेश मिश्रा हैं, मोहम्मद सुनासरा हमारे साथ हैं, फिर असलम चिश्ती भी लगातार बने हुए हैं, कई सारे साथी, अंजलि कुमारी हमारे साथ हैं, फिर मोहम्मद मुबारक हैं, फिर CVS कुमार आज बहुत दिनों बाद जुड़े हैं हमारे साथ, CVS दिख रहे हैं आज, कमलुद्दीन हैं, रविशंकर मिश्रा हमारे साथ, कई सारे साथी आज बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं, देवेंद्र चटर्जी भी हैं। या हो सकता है कि आप लोगों के नाम छूट जाते होंगे, ये भी हो सकता है कि बहुत बाद में भी कई बार आप लोगों के नाम लेता हूं, और ये भी हो सकता है कि आप लोगों के नाम कई बार छूट गए हों, आप लोग जुड़ते हैं, आप लोगों को देख नहीं पाता हूं, देख तो पाता हूं, लेकिन वही है कि कई बार नाम छूट जाते हैं। लेकिन बहुत द पॉलिटिकल निखत अब्बास भी हैं, असलम हैं, मोहम्मद राशिद हैं, थॉमस लुगून हमारे साथ, ओमपाल सिंह हैं, राजू अंसारी, शमशाद बेगम, देवेंद्र चटर्जी, मोबिन इंटरप्राइजेज, मोहम्मद मुबारक, तो तमाम साथी आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और अपनी बातों को मनोज सैनी है, प्रकाश बाबू कह रहे हैं कि नाम तो उजागर नहीं हुआ, छुपा रुस्तम कौन है, पूछ रहे हैं। मदीना का मुसाफिर है जो नेक्स्ट CM अखिलेश यादव लिख रहे हैं। वाजिद आलम है कि कह रहे हैं सर इंडिया में लोकतंत्र नहीं बचा हुआ है। फिर गंगरन कचुआ कह रहे राम प्रसाद जनपद अध्यक्ष MP हमारे साथ सिराज अंसारी भी हैं, वासुदेव कुमार भी हैं, तो कृष्णकांत कनौजिया भी, RP सिंह लाइव हमारे साथ, CVS कह रहे हैं कि मुसलसल केंद्रित हैं हम आपके साथ। बहुत धन्यवाद CVS जी, आप जुड़ते हैं, देखते हैं हमारे कार्यक्रम को, और आप लोग अपने विचार रखते हैं, और अगर कहीं गलतियां होती हैं उसको भी सुधारने और उस पर भी आप लोग नजर रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद तफसील भी हमारे साथ, सैयद जफर भी हमारे साथ में हैं, फिर खामोश दुनिया हमारे साथ में, सुभाष नालावारे
हमारे साथ में अजीम इब्राहिम भी हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और दोस्तों कार्यक्रम में हम यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये जो परतें हैं वो कहाँ का परत, मतलब कि जो उसके ऊपर कफन की परतें जैसे उधड़ गई वहां से, और फिर पूछा जाने लगा कि आखिर कफन चोर कौन है। यहां पर इसके साथ साथ इस कोरोना काल में चुनावी रणनीतियों पर चर्चा, जितनी चर्चा कोरोना से कैसे निपटा जाए उस पर ना होकर के चर्चा यह होने लगी कि आने वाले 6 महीने में जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उस चुनाव को कैसे जीता जाए। अगर इन रणनीतियों पर चर्चा हो और उसकी गतिविधियां चालू हो जाएं तो आखिर क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा कि इस देश की महामारी से ज्यादा इस देश के हुक्मरानों को सियासत जरूरी है और उसके साथ साथ कुर्सी जरूरी है, और कुर्सी के साथ साथ अगर आप कुर्सी पर बैठे हुए भी हैं तो उस कुर्सी को बचाना जरूरी है। यह साफ दिखाई दे रहा है। शायद आप हमारे तमाम साथी जो मुझे सुन रहे हैं, आप सब मेरी बातों से इत्तेफाक रखते होंगे, सहमति रखते होंगे, ये मैं समझ सकता हूं। लेकिन तमाम साथी, दीपक बसरानी कह रहे हैं कि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर राजीव जी आपको और आपके चैनल को, आपके चैनल में आने वाले सभी पत्रकार जनों को जिनका देश और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है, सबको बधाई दे रहे हैं। आप सबको भी, आप जितने पत्रकार साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या पत्रकारिता से सरोकार रखने वाले तमाम दोस्त जो जुड़े हुए हैं, आप सबको भी आज चूंकि हिंदी पत्रकारिता दिवस है तो उसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। शफीक बारी भी है, छुपा रुस्तम कौन है पूछ रहे हैं, शमीम अंसारी हैं, हेलो कह रहे हैं, खामोश दुनिया लगातार बने हुए, अमित कुमार नो योगी लिख रहे हैं, सैयद जफर भी हैं, यस कांग्रेचुलेशन सर लिख रहे हैं, शमशाद बेगम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, फिर आरपी सिंह लाइव हैं और दीपक लगातार बने हुए हैं। तो तमाम साथी आप बने रहिए, हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ बचा पाएंगे अपनी कुर्सी? ये हम यहां नीचे जो लिख रहे हैं, ये एक बड़े सवाल के साथ में आप देख सकते हैं मेरे बगल में एक पूरा का पूरा जो थंब आप देख रहे हैं, जो प्लेट यही देख रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ बचा पाएंगे अपनी कुर्सी। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में भी वही हाल होगा जो उत्तराखंड में हुआ है? ये एक बड़ा सवाल। इसी सवाल के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त अमलेंदु उपाध्याय। कोशिश कर रहे हैं हम कि लखनऊ से हमारे साथी अवनीश जुड़े, इंटरनेट में उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ताकि जुड़ते हो हमारे साथ तो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड जीरो पे क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी उनसे जरूर मिलेगी। लेकिन साथियों, अब आऊंगा सीधे अमलेंदु जी आपके पास। आखिर पिछले दिनों लगातार दो नाम चर्चा में रहे। एक नाम AK शर्मा का अमलेंदु जी, और दूसरा नाम जो है केशव प्रसाद मौर्य का। कहा यही जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम से हटा करके स्वतंत्र देव की जगह पे शायद उनको संगठन का अध्यक्ष बनाया जाएगा, बीजेपी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, और इधर शायद AK शर्मा को लाया जाए, या यह भी कहा जा रहा था कि दोनों डिप्टी सीएम बदल दिए जाएं और एक जो डिप्टी सीएम इस वक्त जो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, यानी कि दिनेश शर्मा जो लखनऊ से हैं, उनको हटा दिया जाए। तो बहुत सारी बातें इफ और बट में चल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी चल रहा है कि कैबिनेट का विस्तार केंद्र में भी होना है और बीजेपी चाहती है कि कैबिनेट में उत्तर प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दे, अहमियत दे, ताकि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा लोग अगर कैबिनेट में होंगे, केंद्रीय कैबिनेट में होंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में होंगे, तो ज्यादा उसका फायदा मिलेगा आने वाले चुनाव में। तो बातें बहुत हैं, लेकिन दो बात यहां साफ, जो सवाल आपके साथ में है कि AK शर्मा बनाम केशव प्रसाद मौर्य कौन किस पर भारी, और साथ साथ क्या योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इस बात के लिए बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं केशव प्रसाद मौर्य को हटा दिया जाए। लेकिन क्या केशव प्रसाद मौर्य इतने कमजोर हैं, इतने बेचारे हैं, इतने लाचार हैं कि वो डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे? क्या कहेंगे? 17% OBC हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, असल में जिस तरीके से 70% OBC है, बल्कि ज्यादा ही मुझे लगता है OBC, लेकिन ये चीज एक तो समझने की कि केशव प्रसाद मौर्य सारे OBC के नेता नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जो मौर्य शाखा कुशवाहा कम्युनिटी है उसके बड़े हिस्से के नेता हैं, और उसमें भी स्वामी प्रसाद मौर्य से बड़े नेता नहीं है आज की तारीख में भी, आज की स्थिति में। ये सही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और योगी जी से पहले नंबर उनका ही बनने का था। उनसे शायद वादा भी किया गया था, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे से वादा किया गया था कि सरकार बनेगी तो जो है शिवसेना को जो है कमान दी जाएगी। इस तरीके की चीजें उनसे भी की गई होंगी। और जब सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ का नाम आया, उससे पहले मनोज सिन्हा का नाम आ रहा था,
तो जो आम चर्चाएं हुई है कि केशव प्रसाद मौर्य जी को कुछ डोज दी गई थी हाईकमान की तरफ से, और उसके बाद वो बीमार भी पड़ गए थे। आपको याद होगा कि सरकार बनने से पहले वो बीमार पड़ गए थे केशव प्रसाद मौर्य। तो दूसरी एक चीज ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी नेतृत्व है, वो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या योगी जी हो या कोई भी हो, मतलब इनमें से जिनके पास भी जिनका कहिए कि एक दागदार करियर है अपराध के मामले में, तो इन सबकी एक मजबूरी भी है कि इनको हाईकमान के निर्देश मानने ही मानने हैं। क्योंकि आप ज्यादा अगर उखाड़ पछाड़ करेंगे तो आपकी बहुत सी चीजें जो है वो निकल करके बाहर आ जाएंगी, जो अब तक दबी हुई है, जो आपने सरकार में रहते हुए अपनी सब छिपा ली थी, उन पे आपने पर्दे डाल दिए थे। तो ये समझना कि मतलब केंद्रीय नेतृत्व की इच्छा के विरुद्ध जो है कि बड़ी बगावत कोई इनमें से कर पाएगा, मुझको नहीं लगता है कि इनमें से कोई कर पाएगा। कुल मिलाकर के बड़ी बगावत, अंदरूनी बगावत कर सकते हैं, मिलके खुराफात कर सकते हैं चुनाव के समय, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व ये चाह लेगा कि योगी जी को हटाना है या केशव प्रसाद मौर्य को हटाना है, तो ऐसी स्थिति में कोई बड़ी मतलब खुलेआम बगावत करने वाली स्थिति जो है वो मुझको नहीं लगता है कि कोई हो पाएगी। हालांकि उसके दुष्परिणाम जो चुनाव पर निश्चित तौर पर दिखाई देंगे, इसमें कोई शक नहीं है और दो राय भी नहीं है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी इसका आकलन जो है कर लिया होगा कि अगर किसी को इस तरीके से हटाया जाता है और ये अगर जनता में संदेश जाता है कि फलां नेता का अपमान हुआ है, तो उसके क्या परिणाम कुल मिलाकर के निकल सकते हैं। क्योंकि देखिए हिंदू मुस्लिम तो आप कर लेंगे, वो तो ठीक है, वो तो आपका एक्सपर्टाइज है, आपका क्षेत्र है, आपकी पिच है, आप उस पर खेलते हैं आप दूसरों। लेकिन जहां जाति का सवाल आता है तो वहां आप कमजोर भी पड़ते हैं। और खासतौर से जो ओबीसी आपकी जो इस समय सबसे बड़ी लठैत बनी हुई है, ओबीसी जातियां, और आप अगर उनको अपमानित करने का प्रयास करेंगे, उनके नेताओं को अपमानित करने का कुछ प्रयास करेंगे, तो उसके दुष्परिणाम आपको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे चुनाव में आकर के। अब ये बात अलग है कि चूंकि विपक्ष जो है वो एक तरीके से कहिए कि नाकारा है और वो आगे बढ़ के कुछ पहल कर ही नहीं रहा है, तो वो ओबीसी जातियां जो है वो नाराज किधर जाएंगी ये उनको तय करना होगा। लेकिन जब नाराजगी बढ़ती है तो फिर ये नहीं देखा जाता है कि नाराजगी के परिणाम क्या होंगे। वो जनता जो है वोट जो है फिर देती है, खराब से खराब वोट दे देगी कि चलो हम घंटे में दे देंगे पर तुम्हें नहीं देंगे। तो ये स्थिति अगर पैदा हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुल मिलाकर के अच्छी खासी मुश्किलें हो सकती हैं। एक तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर और कोरोना के मोर्चे पर सरकार की बुरी तरीके से विफलता, उसके बाद अगर आप इस तरीके से अपमानित करेंगे अपने ही नेताओं को, तो उसके भी दुष्परिणाम जो है कुल मिलाकर के वो देखने को मुझे लगता है कि मिलेंगे। अब जहां तक ए.के. शर्मा और इनका केशव प्रसाद मौर्य का सवाल है, तो अब योगी आदित्यनाथ को यह तय करना होगा कि वो केशव प्रसाद मौर्य के बदले में क्या ए.के. शर्मा को स्वीकार कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आज की जो परिस्थितियां बन रही हैं, तो योगी आदित्यनाथ के सामने भी ये कुल मिलाकर के बड़ी गंभीर स्थिति है। क्योंकि ए.के. शर्मा जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को हटाने के लिए नहीं आए हैं। ए.के. शर्मा जो है वो कुल मिलाकर के योगी जी के ऊपर लगाम लगाने आए हैं, योगी जी को के स्थान पे आने के लिए लाए गए, जिस तरीके से उनको भेजा गया है। तो ये कुल मिला के अब योगी जी को तय करना है कि उनको कहां समझौता करना है। देखिए समझौता तो योगी जी को किसी न किसी बिंदु पे आकर के केंद्रीय नेतृत्व के साथ करना पड़ेगा। ये अब 2017 नहीं है कि आपकी चल जाए कि आप जो है छीन के ले आए कुर्सी कुल मिलाकर के, कि मनोज सिन्हा जो है वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी कराएं और मन्नत भी मांगाएं और सब कुछ पूजा अर्चना भी कराएं, उसके बाद जो है वो उनका नाम जो है कटे आए, योगी जी का नाम आ जाए कुल मिलाकर के। तो ये 2017 वाली आज स्थितियां नहीं है। और चूंकि निश्चित तौर पर सरकार जो पूरी तरीके से फेल हुई है, तो अब वो अंदर की परिस्थितियां कुछ भी हो ये योगी जी जानते हैं और केंद्रीय नेतृत्व तो जानता है कि अंदर की परिस्थितियां क्या है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जनता की नजर में सरकार तो फेल हुई है और सरकार के मुखिया होने के नाते उसकी जिम्मेदारी जो है योगी जी को भी लेनी होगी, मोदी जी को भी लेनी होगी। तो कुल मिला के जो स्थिति है उसमें मुझको लगता है कि योगी जी को कहीं ना कहीं आकर के अभी समझौता जो है करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो केशव प्रसाद मौर्य से समझौता करें बजाय इसके कि वो ए.के. शर्मा से कुल मिलाकर के समझौता करें। तो ये हालांकि एक जो जातिगत समीकरण है, जिस तरीके से दिनेश शर्मा की जगह पे ए.के. शर्मा को रखने की बात की जा रही है, तो आपने बताया कि ए.के. शर्मा जो है भूमिहार है और ब्राह्मण नहीं। तो देखिए आप सिर्फ शर्मा और पांडे और तिवारी टाइटल लगा के अगर आप भूमिहार हैं तो आपको ब्राह्मण जो है वो कबूल नहीं करेगा। और ब्राह्मणों के और भूमिहारों के बीच में बहुत अंतर विरोध जो है वो पूरब से लेकर पश्चिम तक जबरदस्त तरीके के हैं। ब्राह्मण किसी ब्राह्मण को ही स्वीकार करेगा अगर आप ब्राह्मण के नाम पे किसी को लेकर के आना चाहेंगे।
तो ये स्थिति जो है ये भारतीय जनता पार्टी को देखनी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ब्राह्मणों से बहुत ज्यादा नाराजगी है, और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करती है, और सन 91 के बाद से लगातार जब जब उसको मौका मिला है उसने कभी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उसने राम प्रकाश गुप्ता जैसे व्यक्ति को भी साहब मुख्यमंत्री बना दिया, जिनकी कोई राजनीतिक स्थिति उस तरीके की नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बन सकने के लायक होते, लेकिन उनको बना दिया। लेकिन कलराज मिश्रा या मुरली मनोहर जोशी को जो था वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो किस लिए? वो इसलिए कि ब्राह्मणों को सबक सिखाना है कि ब्राह्मण जो इतने लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहा और भारतीय जनता पार्टी और उसका जो पूर्व जनसंघ है उसको दंड देता रहा ब्राह्मण, और ब्राह्मण ने कभी इनको हिंदू स्वीकार नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जनसंघ को। तो इसलिए उसका दंड जो है ये बिहार और यूपी दोनों जगह जो है ब्राह्मणों को देते रहते हैं कुल मिला के। और ब्राह्मण जो कुछ जो हिंदू हो गए हैं आजकल, वो भले ही जय श्री राम करने लगे हों, लेकिन ब्राह्मण जो है वो भाजपा आरएसएस को बर्दाश्त नहीं कर सकता है आज की तारीख में भी। जो जो सही ब्राह्मण है, चाहे यूपी का हो चाहे बिहार का हो, मतलब खासतौर से नॉर्थ इंडिया का, तो निश्चित तौर पर कुल मिलाकर के। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अगर ए.के. शर्मा को ब्राह्मण प्रोटेक्ट करके भी लाएगी तो भी मुझे नहीं लगता नहीं है कि उससे उनको कोई बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है कुल मिलाकर के। जो आज की जो स्थिति है उसमें आगे क्या होगा, अब चूंकि 6 से 7 महीने का समय है चुनाव होने में, और अगर मान लीजिए हटाते भी हैं योगी आदित्यनाथ को या केशव प्रसाद मौर्य को और किसको लेकर के आते हैं कुल मिलाकर के, तो ये फिर देखने वाली चीज होगी कि उन लोगों का असर क्या है। मतलब आप जिसको हटा रहे हैं उसकी जगह पे जिसको ला रहे हैं वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक उत्तर प्रदेश में हो सकता है। ए.के. शर्मा को मान लीजिए ले भी आते हैं तो ए.के. शर्मा का अपना कोई ना तो वो अपनी जाति के नेता है, ना वो कभी राजनीति में रहे हैं। तो ये सवाल फिर उठेंगे कि जो डेमोक्रेसी की, इंटरनल डेमोक्रेसी की बात की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और मोदी जी भी कहते हैं कि साहब चाय बेचने वाला जो है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है। तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी तो नहीं है कि आप योगी आदित्यनाथ को हटा के या केशव प्रसाद मौर्य को हटा के या दिनेश शर्मा को हटा के, जो लंबे समय से लोग भाजपा में काम कर रहे हैं, जो लंबे समय से भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से कई बार के विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी में है, 5-5, 7-7 बार के, सुरेश कुमार खन्ना जो है वो लगता है 7 या 8 बार के विधायक हैं, कई बार मंत्री भी रहे और महत्वपूर्ण व्यक्ति इस सरकार के अंदर है। तो ऐसे लोगों को आप दरकिनार करके, और ए.के. शर्मा को जो आज तक जिनका जो ग्राम प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीते हैं जनता के जरिए, आपने ठीक है उनको एमएलसी बना दिया है, तो लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति को ला करके बैठाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो है बिल्कुल गुजरात मॉडल हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो वो भी कोई ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं जीते थे, पहले मुख्यमंत्री बने और बाद में जो है वो सदन के अंदर आए। इसी तरीके से जब प्रधानमंत्री बने तो पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते थे वो। तो ये स्थितियां जो ये मतलब कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को तो कम से कम प्रतिबिंबित नहीं करती है कुल मिलाकर के, अगर ए.के. शर्मा को इस तरीके से तरजीह दी जा सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि ए.के. शर्मा वहां जो है पीएमओ के एक तरीके से नुमाइंदे बन करके काम करें, वाराणसी के लिए काम करें, प्रधानमंत्री के ओएसडी बन करके काम करें, योगी आदित्यनाथ के ऊपर, सरकार के ऊपर एक लगाम पीएमओ की तरफ से कसने की कोशिश की जाए, उसका वो पर्दे के पीछे संचालन करें। जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि सुनील बंसल जो है वो नागपुर मुख्यालय की तरफ से जो है सरकार के सारे कामकाज संचालित करते हैं, अभी कितना सही है कितना गलत है ये तो नागपुर जानता है और योगी जी जानते होंगे, हम लोग तो नहीं जान सकते। लेकिन जो सत्ता के गलियारों में जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं यही है कि योगी जी मुख्यमंत्री जो जरूर है, लेकिन जो असली चीजें सब कंट्रोल की जाती हैं प्रशासनिक स्तर पे और सांगठनिक स्तर पे सब कुछ मिला करके, तो वो सब कुछ सुनील बंसल जो है नागपुर के आदेश पे वहां सब कुछ हैंडल करते हैं कुल मिला के। अब ये हो सकता है कि सुनील बंसल के साथ साथ अब जो है, क्योंकि योगी मोदी जी जो है वो लगातार आरएसएस को भी झटका देते रहे हैं और दे रहे हैं, खासतौर से इस दौर में आरएसएस को वो अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहते। तो इसलिए ये हो सकता है कि वो आरएसएस के सुनील बंसल के पैरेलल जो है ए.के. मिश्रा को रख करके और सरकार का जो है वो सब कुछ ठीक ठाक करना चाहे कुल मिला करके। और देखिए, मोदी जी का लक्ष्य 2022 नहीं है, मोदी जी का लक्ष्य 2024 है, और उसके लिए अगर 2022 में कुर्बानी भी देनी पड़े उत्तर प्रदेश की सरकार की या योगी जी की, तो मोदी जी को मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ऐतराज होगा। मतलब उनका लक्ष्य 2024, उनका लक्ष्य बिल्कुल नहीं है 2022 में मान लीजिए अगर कोई दूसरे लोग भी आ जाते हैं कांग्रेस को छोड़ करके, अगर मान लीजिए सपा या बसपा में से कोई भी आ जाता है या अपना दल आ जाता है, कोई और भी छोटे दल आ जाते हैं किसी की जरिए, ओवैसी साहब की पार्टी भी अगर आ जाती है कुल मिला के, तो ये सब लोग जो है वो काम तो है वो मोदी जी के इशारे पे ही करेंगे ना।
क्योंकि मायावती जी की भी बहुत सी चीजें केंद्र सरकार के पास दबी हुई है, अखिलेश जी की बहुत सारी चीजें दबी हुई हैं, दोनों घर से नहीं निकलते हैं। जबकि समाजवादी जो थे वो तो इस बात के लिए जाने जाते थे आजादी के बाद से लगातार, बल्कि आजादी से पहले से 42 का जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें समाजवादियों की बहुत बड़ी भूमिका थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और आजादी के बाद भी समाजवादी जो लगातार सरकार के विरुद्ध मोर्चा लेने के लिए जाने जाते रहे, लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते रहे। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव जो है, क्योंकि अब वो पता नहीं कितने समाजवादी हैं या नहीं है, मैं नहीं जान सकता क्योंकि उनसे कभी मिला नहीं है, और जो भी कुछ उनकी चीजें सब देखी हैं वो सब सोशल मीडिया पर जो वो लिखते रहते हैं या उनके जो बयानात आते रहते हैं, जो उनके भाषण देखे हैं, जो उनकी हरकतें देखी हैं, पत्रकारों पर किस तरीके से हमला कर देते हैं, कई कई उनके वीडियो वायरल होते हैं, तो ये सारी चीजें देख करके मुझे लगता है कि वो सोशलिज्म के बारे में कुछ जानते वानते रहे नहीं। नाम के लिए सोशलिस्ट समाजवादी हैं, लेकिन अगर नाम भी आपका समाजवादी और लाल टोपी आप लगा रहे हैं तो डॉक्टर लोहिया का कम से कम इतना तो मान रखना ही चाहिए कि आप विपक्ष के बड़े नेता होने के नाते और सबसे बड़ी आप विपक्षी पार्टी है, तो सरकार के खिलाफ सवालों पे आप सड़क पर दिखाई दें, क्योंकि पिछले 4.5 साल में अखिलेश यादव कभी सड़क पर दिखाई नहीं दिए कुल मिला के। तो ऐसी स्थिति में अगर दूसरा कोई बन भी जाता है तो वो भी मोदी जी के इशारे पे काम करेगा। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी को ये कोई दिक्कत होगी कि योगी जी की सरकार रहती है कि चली जाती है। हालांकि वो जरूर चाहेंगे कि योगी जी कमजोर हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौट करके आए, और इसीलिए जो ये सब तैयारियां हो रही है, इसके साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्षों पे कब्जा करना है, उसके बाद फिर एमएलसी के चुनाव होने स्थानीय निकाय के, उनमें सब पे कब्जा करना है, तो उस सब की भी तैयारियां जो है कुल मिलाकर के ये सब हो रही होंगी, मुझे लगता है ऐसा होगा, और इसी के लिए सब तैयारियां हो रही होंगी। फिलहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा आगे आने वाला, जो मुझे लगता है 10 से 15 दिन जो है वो काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश के लिए दिलचस्प होंगे कि किस तरीके से यहाँ उठापटक चलती है, दांव पे चलते हैं, लोग एक दूसरे को उठाते गिराते हैं, और जो डिफरेंट विद अदर्स का दावा करने वाली पार्टी है कि बहुत अनुशासित है, बहुत संयमित है और इंटरनल डेमोक्रेसी है, ये सारी चीजें जो है उत्तर प्रदेश के अंदर या देखने को 10 से 15 दिन के अंदर मिल जाएंगी कि क्या क्या कुल मिलाकर के होता है। जी राजीव जी। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे साथी भी जुड़े हुए हैं और लगातार कमेंट कर रहे हैं। एक बात तो यहाँ साफ है कि केशव प्रसाद मौर्य और इधर दिनेश शर्मा दो डिप्टी सीएम हैं। इन दोनों डिप्टी सीएम की बात लगातार होती रहती है, और पिछले साल कोरोना काल में, कल भी हम लोग जब बात कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे, आज दोबारा मैं कह रहा हूं कि पिछले साल कोरोना काल में दिनेश शर्मा के ऊपर तलवार लटकी हुई थी, और इस बार कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को हटाया जा सकता है और उन्हें संगठन में भेजा जा सकता है। लेकिन बात यहां सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य या दिनेश शर्मा या ए.के. शर्मा को लाने की नहीं है। बात यहां यह है कि पिछले 4.5 साल में, जो कि अब अगले 6 महीने में चुनाव भी होना है उत्तर प्रदेश में, तो पिछले 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार आज भी है। उन्होंने क्या कुछ किया है यह समझने की कोशिश बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं, बड़े नेता जो हैं वो कर रहे हैं। और इस कोरोना काल में खासकर जिस प्रकार पूरी दुनिया में एक तरफ तो यह दावा किया जा रहा है यूपी मॉडल का, दूसरी तरफ इसी यूपी में आज ही एक तस्वीर वायरल हुई है कि एक लाश को, कोरोना पीड़ित एक इंसान की, एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी लाश को अगर पुल से नीचे फेंका जा रहा है। ये तस्वीर भी, जो वीडियो वायरल है वो भी उत्तर प्रदेश का वीडियो है। तो ये तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर गंगा और अन्य नदियों में तैरती हुई लाशें दिखाई जाएं, अगर नदियों के किनारे रेत में दफन लाशें या शव जो हैं वो दिखाए जाएं, उसके बाद अगर ये विजुअल भी सामने आए कि उनको जो लकड़ियों से चारों तरफ घेरा गया है, उन लाशों को वो लकड़ियां हटाई जा रही हैं, उनके ऊपर अगर कुछ साड़ी या चादर या कुछ और कपड़े जो हैं, कह सकते हैं कि कपड़े अगर हैं जिसे कफन कह सकते हैं, वो उठा दिया जाए, उठा करके कहां ले जाया जा रहा है, ये सब बातें अगर सामने आए तो कहीं ना कहीं सरकार की जो स्थिति है वो बिगड़ती है। और योगी आदित्यनाथ आज इन सारे मामलों में, ये ऐसी चीज है जो कि इनह्यूमन कह सकते हैं, जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये एक नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं सोच सकता है। जो कर रहा है वो भी, जो करवा रहा है वो भी। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में अगर किसी शमशान घाट में अगर लाशें जल रही हैं और उसकी तस्वीर लेने पर भी पाबंदी लगा दी जाए, इसी उत्तर प्रदेश में उन शमशानों को घेरा जाए, कब्रिस्तानों को घेरा जाए टीन के दूसरे चादरों से, तो क्या कहेंगे। ये सब कुछ पिछले 1-1.5 महीने में, ये सारी तस्वीरें 1-1.5 महीने में, कुछ भी मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूं, कुछ भी मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, जो कुछ देखा है
जाना है। जो विजुअल्स सामने आए हैं, जो वीडियो सामने आए हैं, पूरी तहकीकात के बाद, पूरे उसकी तथ्यों की जांच के बाद मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं कि अगर ये सारी चीजें हैं तो ये बातें तो उठेंगी। और इन बातों के आधार पर यह माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। और उस गिरावट के बाद क्या केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को बदलना चाहता है, यह एक बड़ा सवाल है। इसीलिए हम लिख रहे हैं कि क्या योगी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी, क्योंकि 6 महीने ही सही, अगर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाती है तो एक सीएम जो बहुत ही लड़ करके फाइटर स्किल के साथ में वो आता है, कुर्सी पर बैठता है। आप याद कीजिए कि पहले केशव प्रसाद मौर्य का नाम आ रहा था, फिर मनोज सिन्हा का नाम आया था। मनोज सिन्हा को तो ये भी कहा जा रहा है कि वो उनको कह करके कि आप सीएम बनने जा रहे हैं भेज दिया गया था दिल्ली से। लेकिन 7 दिन बाद, 7 दिन तक जो एक घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम के बाद में सामने आए योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी टीम आई। और यह भी माना जा रहा है कि अपनी दबंगई के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। ये सारी बातें, कुछ भी हो सकता है कि कई लोग ये सारी बातें नहीं करते हों, लेकिन मैं ये बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग भी जानते हैं। कोई बोलता नहीं है, बोलने से डरते हैं लोग, इसीलिए कुछ बातें दबी छुपी जुबान में रह जाती हैं, कही जाती हैं, ये भी होता है। तो बहुत सारी बातें हैं और इसीलिए इस चर्चा में हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ बचा पाएंगे अपनी कुर्सी। लेकिन साथ साथ बहुत सारे साथी लगातार कमेंट कर रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं, आप लोगों के कमेंट लेना भी जरूरी है। अली अशरफ लिख रहे हैं कि हम सऊदी में हैं, वेरी गुड जॉब सर, आप सबको सलाम है। मोदी और योगी बिग झूठे लोग हैं, फ्रेंड अब इस्तीफा दें, ऐसा कह रहे हैं। असलम चिश्ती जो कह रहे हैं भाजपा को हिंदू तब तक अच्छे लगते हैं जब तक वो बिना सवाल किए कमल का बटन दबाते रहें, जैसे ही हिंदू बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सुविधा पर सवाल करते हैं तो हिंदू गद्दार दिखते हैं। फिर हिंदी न्यूज सबसे तेज फरीदाबाद, ये भी हमारे साथ में हैं। और बहुत सारे साथी आपसा खां हैं, अनिल कुमार हमारे साथ में हैं, हिंदी न्यूज सबसे तेज फैजाबाद, माफ करें, गुड जॉब कह रहे हैं। अनिल कुमार राव कह रहे हैं कि योगी और मोदी देश हित के लिए सबसे डैश 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 ये लिख रहे हैं। आपसा खां लिख रही हैं कि ये लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। मोहम्मद मकसूद आलम बने हुए हैं, अजय सिंह जैन बने हुए हैं हमारे साथ में, और सूर्यनाथ हैं, आप सही बता रहे हैं, योगी हटाए गए तो 25% अपना अस्तित्व बच जाएगा। मनप्रीत, इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट, राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होंगे। मदीना का मुसाफिर, कफन चोर के पीछे बहुत बड़ी साजिश है लिख रहे हैं। अख्तर अली हैं, फिर अखिलेश यादव हमारे साथ में हैं, सज्जाद जावेद हमारे साथ में हैं, इंजमाम हक, परवेज आलम, सईद मेजारुद्दीन काजी, घटिया और निकम्मा प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मुमतियाज हैं, नसीम अहमद हैं, बुरहान लश्कर हैं, जावेद लखीमपुरी कह रहे हैं कि हमारे यूपी के अंदर कहा गया था कि 15 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट आएगा, क्या आ रहा है? नहीं ना। ये बड़े बड़े जुमले बोलने वाले लोग ऐसे ही मिला करते हैं, अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इंडियन स्टार आई लव यू लिख रहे हैं, ये इनका टैग है, इंडियन स्टार आई लव यू। मोदी को हटाओ लिख रहे हैं, हरिचंद हैं, तो तमाम नीरज भटनागर भी हैं, योगी इज नेक्स्ट पीएम। नीरज भटनागर का कहना है कि योगी जो है वो नेक्स्ट पीएम है। बिल्कुल हरि भटनागर जी, कहा जा रहा है कि पहले मोदी जी हैं, उसके बाद अमित शाह हैं, उसके बाद योगी हैं। और हो सकता है कि आपकी बात भी सही हो, क्योंकि इस देश में सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। और ये और हम और आप, मैं कुछ चाहूं या आप कुछ चाहें, संभव नहीं है। 135 या 140 करोड़ की जनता जो है, उनमें से अलग अलग राज्यों के लिए भी अगर कहें, या देश में लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें से चुन करके कोई आता है। कौन जानता था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो भी पहला नहीं दूसरे टर्म में और भी मजबूती के साथ में आएंगे। नरेंद्र मोदी को अमेरिका जो है वो बड़े गर्व के साथ बुलाएगा, जिस नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने वीजा तक नहीं दिया था। तो असंभव कुछ भी नहीं इस देश में भटनागर जी। इसलिए आप जो कह रहे हैं, इससे भी मैं इत्तेफाक रखता हूं, सहमति रखता हूं कि हो सकता है आपकी बात भी सही हो। लेकिन आज की तारीख में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। कल को क्या होगा? पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी छोड़ेंगे, यह सवाल है कि वो कुर्सी छोड़ेंगे तब तो कोई दूसरा बैठेगा, यह भी है। तो इस बात को भी समझिए।
मोहसिन आसरिफ खान भी हैं, नीतीश कुशवाहा हैं। नीतीश कुशवाहा लिख रहे हैं कि अब तक के सबसे घटिया प्रधानमंत्री एसके सृजानुद्दीन हैं। आलोक यादव, अशोक कुमार बरगा, मोदी योगी वापस जाओ लिख रहे हैं। तो साथियों, अर्जुन पांडे भी हैं, चाहे जिसको सीएम बना देना, लेकिन ब्राह्मणों को का वोट मिलाना दुर्लभ है क्योंकि भाजपा ब्राह्मण द्रोही है, इनका कहना है। तो अलग अलग बातें, अपनी अपनी बातें, यही तो खूबसूरती है इस प्रोग्राम का कि आप लोग इतने सारे लोग, हम भी हैं, हमारे साथ पैनलिस्ट बैठते हैं, सब अपने विचारों को रखते हैं, सबके विचारों को हम एक साथ रखते हैं। इसके बाद कुछ खिचड़ी तो पकी जाती होगी, कुछ आपकी बातें, कुछ हमारी बातें, और हम लोग मिलके, क्या अमलेंदु जी, हम लोग कुछ खिचड़ी तो पका ही लेते हैं ना? बिल्कुल खिचड़ी पकाते हो, हम लोग की खिचड़ी का असर भी होता है, ऐसा है नहीं है कि नहीं होता है। आप लोग चीज को समझिए अच्छी तरीके से कि सरकार जो है सोशल मीडिया पे बाकायदा नजर रखती है, और खासतौर से जो जहाँ सब्सक्राइबर्स ज्यादा होते हैं वहां चीजें पे नजर रखती है, और यहाँ से बहुत सी चीजें सुझाव भी सरकार लेती है। ऐसा नहीं है कि सरकार जो बिल्कुल आंख बंद किए बैठी है, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार के पूरा तंत्र जो है वो लगा रहता है, और वो यहाँ से बहुत सी चीजें ली जाती हैं, और उसके असर भी आप लोग देखते होंगे कि लगातार पड़ते हैं। मतलब सरकार के जो एक्शन होते हैं उनमें बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलती हैं कि सोशल मीडिया पर लोग किस तरीके से निंदा कर रहे हैं, किस मुद्दे को चला रहे हैं, उसकी काट फिर निकाली जाती है। सरकार के मंत्री आकर के बयान देते हैं, प्रधानमंत्री आकर के बयान देते हैं, रोते हैं, धोते हैं, सब काम करते हैं। मुख्यमंत्री जो है उस पर आकर के सब बयान देने लगते हैं। तो आपकी ताकत एक बड़ी ताकत है। हालांकि इस ताकत को कुचलने की कोशिश की जा रही है। जो नया आईटी एक्ट आया है उसके तहत हम लोगों की आवाज भी जो है कुचलने की कोशिश की जा रही है, तमाम चीजें मांगी जा रही हैं, वो सब भी होगा। लेकिन उसके बावजूद जो है मतलब सोशल मीडिया को, और अमलेंदु जी, मैं अपने साथियों को बता दूं जी, कि नया आईटी एक्ट आया है, उसमें तमाम चिट्ठी के साथ में एक बड़ी चिट्ठी हमारे पास भी आई है, डीबी लाइव को भी आई हुई है कि आप ये सारे इंफॉर्मेशन दीजिए 15 दिन के अंदर। तो सरकार जो है वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, ये सरकार सोशल मीडिया के दम पे आई थी 2013 से लेकर 2014, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ट्विटर को, जिस व्हाट्सएप को, जिस फेसबुक को यूज करते रहे, आज अगर उस पर लगाम लगाने की कोशिश करें, लगाम कसने की कोशिश करें, और हम जैसे लोगों को भी सोशल मीडिया से अगर भगाने की कोशिश हो, तो ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो आईटी एक्ट या तमाम चीजें जो चल रही हैं उसमें यही है कि आप उनके खिलाफ आवाज बुलंद मत कीजिए। लेकिन ठीक है, आप और हम हैं, और जो बातें हैं तथ्यों के साथ रखते हैं। हम यहां बैठ करके किसी के खिलाफ एजेंडा नहीं चलाते हैं। जो जैसे भटनागर जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं, पीएम बन सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। 140 करोड़ की आबादी है, पीएम भी बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकता। और आप उनके सामने उदाहरण भी दिया कि अगर प्रधानमंत्री बन सकते हैं नरेंद्र मोदी, तो योगी आदित्यनाथ बने, उसमें क्या फर्क पड़ता है। जब देश का लोकतंत्र उसी दिशा में जा रहा है तो जाने दो, उसमें एक आहुति और सही। लेकिन सवाल है कि आज इस देश को कैसे मजबूत किया जाए, इस देश के लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, इस देश के संविधान को कैसे, संविधान की कैसे रक्षा की जाए, यह सबसे बड़ा सवाल है। और ये बातें तो होनी चाहिए। और सबसे अच्छा जो खिचड़ी पकाने की मैं बात कर रहा था कि जब आप तमाम साथी यहां लिखते हैं, आप तमाम साथी अपनी बातें रखते हैं, आपकी बातों को हम, कई बार आपकी बातें छूट जाती हैं पढ़ने में, मतलब देश दुनिया को अपनी जुबान से मैं आप देश दुनिया तक नहीं पहुंचा पाता हूं, लेकिन मैं जरूर पढ़ लेता हूं। एक भी मेरी नजर से, आप ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एक भी कमेंट आप लोगों के मेरी नजर से नहीं छूटते हैं। अगर मैं अभी बात कर रहा हूं, जब मैं हमारे साथी, हमारे पैनलिस्ट बोलेंगे, तो मैं आप देखते होंगे कि अधिकतर टाइम मेरा आपके कमेंट की ओर ही होता है, ताकि मैं जानूं, समझूं कि आप लोग क्या लिख रहे हैं। जैसे अभी 17% मैंने कह दिया ओबीसी, वो मैंने गलत बोला था। वो 17 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की बात हो रही थी, आप याद कीजिए। वो अमलेंदु जी ने उस समय टोका भी था कि यूपी में 17% नहीं, यूपी में 35% तो ऐसे हैं। और मैं अभी एक और देख रहा था, एक आंकड़ा देख रहा था इसी बीच, कि 45% हिंदू ओबीसी और लगभग 13% मुस्लिम ओबीसी हैं। तो ये भी है, 45% हिंदू ओबीसी और 13% के लगभग मुस्लिम ओबीसी। तो उत्तर प्रदेश के ये आंकड़े हैं। और उसमें अगर ओबीसी की लड़ाई, अभी एक साथी ने लिखा कि ब्राह्मणों को, अब यहां बात यह भी आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले 4.5 साल में ब्राह्मणों को जितनी तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। उनके कार्यकाल के दौरान हर जिले के, हर जनपद के आप डीएम को देखिए, एक ही जाति विशेष से है मैक्सिमम। अगर वो
ठाकुर मतलब राजपूत समुदाय से है, राजपूत जाति से है, तो ये क्या कहा जाएगा? ये अजय विष्ट कहे जाएंगे या योगी आदित्यनाथ कहे जाएंगे? ये भी तो सवाल उठता है अमलेंदु जी कि आज आप जाति आधारित और हिंदुओं में भी बांटने की कोशिश। एक साथी ने लिखा कि असलम चिश्ती ने शायद लिखा था कि हिंदुओं को सिर्फ वोट के लिए रखते हैं और उसके बाद में फिर जब वो सवाल करने लगते हैं तो उनसे 9 तो 11 हो जाते हैं, आप अलग हो जाते हो, उनसे सवाल करने लगते हो कि कौन क्या। तो बहुत बिल्कुल हमारे जितने भी साथी लिखते हैं अमलेंदु जी, और बहुत एक सोच इनकी जो एक तथ्यों के साथ, विचारों के साथ, पत्रकारिता की समझ के साथ, क्षमता के साथ में, इसलिए मुझे अच्छा लगता है इस प्रोग्राम को जब मैं करता हूं। कई बार प्रोग्राम बड़ा हो जाता है, कई बार प्रोग्राम में बहुत सारी बातें मैं रख देता हूं, इसीलिए क्योंकि जरूरत यहां मैं समझने लगता हूं। दूसरी चीज कि इतने साथी अपने विचारों को रखते हैं, इन विचारों को, कई चैनल तो आजकल विचारों के लिए पैसा लेने लगे हैं कि पैसा दीजिए तभी आपके विचारों को हम पढ़ेंगे, पैसा दीजिए तभी हम आपके सवाल लेंगे। आप याद कीजिए हमारे कुछ साथी को मैं पहले भी बोला था, कोई एक पैसा मैं नहीं मांगता, न मांगूंगा आने वाले समय में। पत्रकारिता मेरा धर्म है, फर्ज है, पत्रकारिता करता हूं बिना पैसे की। हमारी ताकत होगी, जब तक होगी करेंगे, और जब वैसी स्थिति आ जाएगी कि नहीं बिल्कुल अब इस चीज के लिए आपसे पैसे की जरूरत है, दरकार है, तो कभी हुआ तो कभी वो भी करेंगे। लेकिन आज अपनी सुख सुविधाओं के लिए आप 50 पैसे भी हमारे लिए खर्च ना करें। मैं बस आप हमारे लिए अपना डाटा यूज करते हैं, इंटरनेट के में जो पैसा खर्च करते हैं डाटा के पीछे, और हमारे घंटे भर के प्रोग्राम को, 2-2 घंटे के प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं, यही बहुत बड़ा खर्च है। यही हमारे लिए बहुत बड़ा खर्च आप करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप बस अपना डाटा को वो करके रखिए। हमारे पास ये नहीं है कि हम सबके पास डाटा पहुंचाएं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी मजबूत रहे ताकि हमारे प्रोग्राम्स को आप सुन पाएं। ये हमारी इच्छा जरूर रहेगी। हम आपसे कतई ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे लिए सुपर चैट के जरिए या और किसी चैट के जरिए पैसा दीजिए ताकि हम आपके सवालों को, आपके विचारों को देश दुनिया तक पहुंचाएं। आप लिखते रहिए, हम जरूर पढ़ेंगे और जरूर आपकी कोशिश करेंगे। कई बार होता है कुछ गंभीर मुद्दे होते हैं, कुछ गंभीर चर्चा होने लगती है, कुछ ऐसे साथी जुड़ जाते हैं। जैसे पिछले दिनों राकेश टिकैत बैठे थे, श्रीनिवास वीवी को हमने बैठाया था, या एक दिन लक्षद्वीप पे हमारी बात हो रही थी तो लक्षद्वीप के एक्स एमपी जो हैं हमदुल्ला सईद बैठे हुए थे। तो ये डिग्निटरीज ऐसे हैं जिनके साथ फिर लगता है कि नहीं चलो इनके जो 1 घंटा का इनका समय है पूरा उपयोग कर लें। आप लोगों के विचारों को तो आज नहीं कल भी ले लेंगे, तो इसलिए कई बार छूट जाता है। दोस्तों, उसका ये मत सोचिए कि इग्नोर कर रहे हैं। हम कभी भी आपके विचारों को इग्नोर नहीं करते हैं, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। अगर हम यहाँ लाइव आ जाएं और आप देखें ही नहीं तो फिर क्या मतलब रहेगा, हमारा उत्साहवर्धन नहीं होगा। आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ते हैं, उत्साहवर्धन होता है। खैर, बढ़े आगे। और आप लोगों के बहुत सारे साथी लिख रहे हैं, सीबीएस कुमार लिख रहे हैं, जरा नवाजी है राजीव जी आपकी, सीबीएस बहुत धन्यवाद। और जफरुल खान भी हमारे साथ हैं, अब योगी रहेगा तब देश का भला नहीं होगा, लिख रहे हैं। संजय जैन हैं, पॉलिटिशियंस डिवाइडेड पब्लिक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ग्रीन इंडिया कंस्ट्रक्शंस हैं, शकील अहमद सिद्दीकी हैं, ये कमाल है, लिख रहे हैं। फिर विमलेश यादव हैं, योगी गुंडा है कह रहे हैं। आरपी सिंह लाइव, नेक्स्ट पीएम ममता या मायावती लिख रहे हैं। फिर मनप्रीत इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट लिख रहे हैं। मुस्लिम और हिंदू धर्म में जितनी ज्यादा कटता है उसे रोकने के लिए राधा मोहन जैसे बदलाव करने होंगे। फिर कलीम पाशा हैं हमारे साथ में, गोबर छाप के लिए अच्छा होगा। देवेन हैं, सीबीएस बहुत ही उच्च कोटि की और निरपेक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं आप सर, सीबीएस बहुत धन्यवाद। असलम चिश्ती, कोरोना ने आईना दिखा दिया जनता को, अभी भी समय है, संभल जाओ। आने वाले समय में ईमानदार सरकार को ही वोट देना, वरना मेरा नाम कोरोना है, साथ ले जाऊंगा, कह रहे हैं। अब्दुल कयूम भी हैं, सलाम। आफिना अली सलाम राजीव जी कह रहे हैं। अब्दुल कयूम हाय कह रहे हैं। शकील अहमद फ्रॉम बहरीन से शकील अहमद हमें देख रहे हैं। शकील अहमद, माफ करें शकील बोल रहा हूं, शकील अहमद बहरीन से हमें देख रहे हैं। हमारे एक साथी बहुत दिनों से बहरीन में है, मैं खोजता रहता हूं, पता नहीं है कि नहीं, बाद में कभी चर्चा करूंगा।
तो कभी आप बहरीन में हैं तो आपसे जरूर आने वाले समय में पूछूंगा, शायद कहीं खोज निकालें। राजीव कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो तमाम साथी हैं, गोविंदा सिंह भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, नियाज भी हैं। तो साथियों अब आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे साथी जो हैं वो जो मुख्य मुद्दा है उस पर चर्चा सुनना चाहते हैं। अमलेंदु जी, सीधे आपके पास एक बार फिर से ए.के. शर्मा की बात बार बार आती है। ये ए.के. शर्मा मैं हालांकि कल परसों में जरूर बताऊंगा, पूरा उनका बायोडाटा आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा कि ए.के. शर्मा कौन है, एक अच्छे पैकेज के साथ में लाऊंगा। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि ए.के. शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वरद हस्त है, और इस ढंग से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सीएम बने हैं तब से अरविंद कुमार शर्मा जो हैं उनके साथ साथ हैं, और सिर्फ 7 महीने के लिए इन दोनों के बीच में दूरियां, मतलब इस ढंग से दूरी बनी कि ए.के. शर्मा जो हैं वो चले गए थे एक ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया, बस 7 महीने के लिए। लेकिन जब सीएम थे तब भी, जब पीएम बने तब भी, हमेशा ए.के. शर्मा यानी अरविंद कुमार शर्मा जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, महू के रहने वाले हैं, जाति अगर पूछें तो वो ब्राह्मण नहीं हैं, वो भूमियार हैं। और कुछ लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दिनेश शर्मा को हटाकर ए.के. शर्मा को, और एमएलसी अभी बना दिए गए हैं, दिनेश शर्मा की जगह पे अगर ए.के. शर्मा को लाते हैं तो शायद ब्राह्मण नहीं है वो, ये दिनेश शर्मा ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण नहीं है। तो यहां एक लड़ाई और भी चलती है, जातिवाद की लड़ाई अमलेंदु जी, और खासकर जो योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है कि उन्होंने ब्राह्मणों को तवज्जो नहीं दी, और खासकर यहां पर ठाकुरों को या राजपूतों को ज्यादा जगह दी गई। चाहे आईएएस ऑफिसर्स की बात करें, आईपीएस ऑफिसर यानी कि अधिकारीगण की बात हो, या और भी मंत्रिमंडल की बात अलग होती है, लेकिन अधिकारियों में बहुत ज्यादा इसको लेकर के देखा गया। अलग अलग शहरों में डीएम, अगर एक बार हम लोग गिन भी रहे थे तो कई सारी जो लिस्ट निकली तो कई लोग ऐसे निकले जो कि ठाकुर उस पर थे। लेकिन बात हमारी उससे नहीं है। उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति चलती है, और उसमें अगर कोई सीएम राजनीति के लिए नहीं, अपने उसके लिए, फायदे के लिए, या कहीं ना कहीं मन में कि हाँ मैं इस जाति से हूं तो मेरे इस जाति के लोग आएं और वो रहें, सवाल ये उठता है कि जब अखिलेश यादव होकर के 10 लोगों को कहीं बैठाते हैं तो सवाल तुरंत उठने लगता है अमलेंदु जी कि ये देखिए एक यादव आ गया है और उसने कई यादवों को बैठा दिया। लेकिन एक ठाकुर साहब जो हैं, राजपूत साहब जो हैं, वो आते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, वो कई लोगों को बैठाते हैं, तो इस पर सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए? सवाल तो उठता है ना अमलेंदु जी? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सवाल उठता है। और पहली बात यह है कि एक तो आप मतलब हिंदुत्ववादी बनते हैं, हिंदू धर्म के बड़े ध्वजवाहक बनते हैं। हालांकि देखिए बड़ी गहरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी जिस संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके वो महंत हैं, नाथ संप्रदाय, उसका जो भाजपा का हिंदुत्व है उससे जबरदस्त बैर है। उस नाथ संप्रदाय को अगर आप लोग कायदे से पढ़ें और कायदे से देखें तो जिस हिंदुत्व की वकालत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रहे हैं, वो नाथ संप्रदाय बिल्कुल उसके ठीक खिलाफ जाके खड़ा हुआ है। नाथ संप्रदाय में तमाम दलित, ओबीसी, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक मुसलमान जो है वो सब भी उसके फॉलोअर्स हैं नाथ संप्रदाय के। और जो मशहूर वो जो एक है कि जाग मछंदर गोरख आया बाबा गोरखनाथ के लिए, तो वो सब मिलाकर के जो भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व है, खासतौर से जो ब्राह्मणवादी मनुस्मृति वाला जो हिंदुत्व है, जिसका हिंदू धर्म से कोई लेना नहीं है, उसके जबरदस्त तरीके से उसके खिलाफ वो खड़ा हुआ है कुल मिलाकर के। तो एक तो योगी आदित्यनाथ का ये भी विरोधाभास है कि आप जिस संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस मठ के आप महंत हैं, उसकी विचारधारा जो है, उसकी आइडियोलॉजी भाजपा के हिंदुत्व के खिलाफ है, और आप भाजपा के हिंदुत्व के जो है वो पैरोकार बने हुए, पहली चीज। तो दूसरी है कि जब आप सन्यासी हैं और आप महंत हैं और आप योगी हैं, तो हम लोगों का कहा जाता है कि साधु ना पूछो, जाति ना पूछो साधु की। तो अगर आप साधु हैं तो आपको जाति पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मगर योगी जी के जो जितने भी क्रियाकलाप अब तक देखे गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें जातिवाद बहुत तरीके से चलता है। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने अवनीश अवस्थी को महत्वपूर्ण जगह दी हुई है, तो ये एक इस पर ये भी हो सकता है कि अगर ये आरोप है उनके ऊपर, तो ये आरोप फिर अवनीश अवस्थी के लिए फिर कहां से फिट होता है। तो अवनीश अवस्थी की असल में दूसरी खूबियां हैं जो एक बड़े अफसर में एक तरीके से मुझे कहना चाहिए, मतलब कहना नहीं चाहिए कि होनी चाहिए, आप उसको खूबियां कह सकते हो। जनता की नजर में कुछ जो है वो बुराइयां भी हो सकती हैं।
तो वो उनके अंदर है, उसकी वजह से उनका इस्तेमाल कुल मिलाकर के किया जा रहा है। तो उसमें और दूसरी बात यह है कि देखिए कोई भी राजनेता जो है वो जब जातिवाद का इस्तेमाल करता है तो वो अपना वोट साधने के लिए करता है, जाति की भलाई के लिए नहीं करता है। अखिलेश यादव भी अगर जाति की बात का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो अपनी जाति के भले के लिए नहीं करते हैं, और जाति का वो भला भी नहीं किया। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के समय में अगर एसडीएम भर्ती होते हैं और सब से चलाई जाती है सूची की, उसमें 59 जो है वो यादव है, तो भाई उनकी आबादी भी है, ओबीसी भी सबसे ज्यादा है और पहले से सक्षम है। अब उनके अंदर चेतना भी आ रही है, पढ़ लिख भी रहे हैं, तो क्या आएंगे नहीं नौकरियों में? दूसरी जातियां जो है उनके मुकाबले उनकी संख्या कम है, तो ये भी तो एक चीज, इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से नियुक्तियां दी जाती हैं उसमें सवाल उठते हैं कि अखिलेश यादव के समय में सारे जिलों के डीएम यादव होंगे, एसएसपी कलेक्टर यादव होंगे, थानों में दरोगा यादव होंगे, चौकी के इंचार्ज यादव होंगे। सवाल उन चीजों पर उठने चाहिए और होते हैं, और उसी का नुकसान जो है वो अखिलेश यादव जो है वो उठाते रहे हैं और मुलायम सिंह यादव भी उसका नुकसान उठाते रहे इस तरीके का। मुझे लगता है योगी जी भी अगर बने रहते हैं 2022 तक मुख्यमंत्री, हमारी शुभकामनाएं उनको बने रहे 2022 तक, क्योंकि उससे पहले हम भी नहीं चाहेंगे वो हटे। भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, जो लोगों की इच्छा है, तो उनके लिए जरूरी है कि वो लोग चाहें कि योगी जी बने रहे। तो उन लोगों की इच्छा की वजह से हम योगी जी को शुभकामनाएं देते हैं 22 तक बने रहे। तो अगर बने रहते हैं तो ये दुष्परिणाम जो है, जिस तरीके से जातिवाद उन्होंने इस तरीके से फैलाया है, उसके दुष्परिणाम उनको निश्चित तौर पर देखने पड़ेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से 3 लॉबी जो है अधिकारियों की, वो पहले से काम करती रही है। एक ब्राह्मण लॉबी है, ठाकुर लॉबी है और एक दलितों की लॉबी है। ये 3 लॉबी जो है अधिकारियों के अंदर पहले से काम करती रही है और ये बहुत कुछ निर्धारित करती है कि सरकार का चाल चरित्र चेहरा क्या होगा, सरकार किस तरीके से काम करेगी। और इनके जो आपस के कन्फ्लिक्ट्स हैं वो सरकारों को नुकसान भी पहुंचाते रहे, सरकारों की छवि को नुकसान भी पहुंचाते रहे। अच्छा मुख्यमंत्री, अच्छा प्रशासक वही समझा जाता है जो इनके बीच समन्वय बना करके अपनी नीतियों को लागू कर ले जाए। तो योगी जी इस मामले में एक अच्छे प्रशासक कहे जा सकते हैं कि वो अपनी नीति जो हिंदुत्व का एजेंडा उसको लागू कर रहे हैं और बाकी अपने जाति के लोगों को पोस्ट भी कर रहे हैं। तो ये एक अच्छे प्रशासक हो सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान भी कुल मिलाकर के होगा। और निश्चित तौर पर सवाल जो ये उठेंगे कि भाई सारे अधिकतर जिलों में ठाकुर ही डीएम और एसएसपी क्यों है, निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। और जहां तक ब्राह्मणों के से उनकी दुश्मनी को लेकर के सवाल है, तो मुझे लगता है कि उसकी जड़ में जो है वो उनका जो जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहां का जो एक, मुझे लगता है कि 50 साल पुराना एक संघर्ष ठाकुरों और ब्राह्मणों का वहां है उस गोरखपुर के क्षेत्र में। और योगी जी के आने से पहले भी वहां जो है ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच में लगातार खूनी संघर्ष होते रहे। हरिशंकर तिवारी वहां ब्राह्मण लॉबी का नेतृत्व करते रहे और वीरेंद्र प्रताप शाही जो है वो ठाकुर लॉबी का नेतृत्व करते रहे हैं। और ये कहा जाता है कि दोनों तरफ से जो है कई हत्याएं जो है वो हुई हैं, लगातार लंबे लंबे संघर्ष चले, कई वर्ष तक चले। तो योगी जी भी वहां जो है उस ठाकुर लॉबी का नेतृत्व कर रहे हैं और वहां के ब्राह्मणों को एक तरीके से किनारे करने की और ब्राह्मणों का वर्चस्व तोड़ने की जो है वो कुल मिलाकर के कोशिश वहां करते हैं। तो वो उसके पीछे उनकी भावना जो है वो वहां से आ रही है ब्राह्मणों के खिलाफ काम करने की कुल मिलाकर के, जो मुझको लगता है, जो मेरी अपनी सोच है कि शायद उनको वहां से प्रेरणा जो ब्राह्मणों के खिलाफ काम करने की वहां से मिल रही है। और दूसरा, चूंकि संघ परिवार की ही नीति है ब्राह्मणों के खिलाफ काम करने की, क्योंकि संघ परिवार जो है उसके दिल में कांटा चुभा हुआ है कि ब्राह्मणों ने कभी आरएसएस को ब्राह्मण मान के नहीं लिया, इनको विदेशी मानते रहे कि विदेशी है, ये आकर के यहाँ ब्राह्मण बन गए हैं, अपने को ब्राह्मण कहते हैं। और आप देखिए कि जब तक पंडित नेहरू रहे, यहां तक कि राजीव गांधी जब तक रहे, तब तक ब्राह्मणों ने अटल बिहारी वाजपेयी को ब्राह्मण मान के नहीं लिया। आरएसएस के संचालकों को ब्राह्मण मान के नहीं लिया ब्राह्मण ने, यूपी बिहार और उत्तर प्रदेश और नॉर्थ के तमाम ब्राह्मणों ने। और अब भी जो ब्राह्मण हिंदू हो गए हैं तो वो भी वहां जाकर खुश नहीं है, मतलब वो भी आज फिर ब्राह्मण होना चाहते हैं। कांग्रेस अगर जरा सी मजबूती पकड़ जाए तो ब्राह्मण जो फिर ब्राह्मण हो जाएगा, हिंदू नहीं रहेगा। तो ये परिस्थितियां हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुल मिलाकर के जो सब चीजें हैं बहुत गड़बड़ है। और जातिगत समीकरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी हालांकि बहुत अच्छे से सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है कि इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि उनकी सोशल इंजीनियरिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से फिट हो रही है। मतलब आप देखिए कि दलितों के विरुद्ध आरएसएस जो है वो अपनी स्थापना से खड़ा रहा है, और बंगाल में दलितों ने जो है झोला फाड़ के, कहीं छप्पर फाड़ के जो है भाजपा को वोट दिया। तो ये कामयाबी है कि नहीं है कि आप जिनके खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, आप जिनके खिलाफ काम करते हैं, आपकी जो जिस मनुस्मृति की आप
पूजा करते हैं, जिस मनुस्मृति को आप संविधान बनाना चाहते हैं, आपने संविधान का विरोध किया था और कहा था कि मनुस्मृति को संविधान बनाया जाए, तो वो मनुस्मृति जिन दलितों के खिलाफ है, वो दलित आपको बंगाल में जो है वोट कर रहा है अगर छप्पर फाड़ करके, तो ये भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी तो कही जाएगी। दूसरों को इससे सीखने की जरूरत है निश्चित तौर पर, कि आप जिनके खिलाफ काम कर रहे हैं वो आपको इस तरीके से छप्पर फाड़ के वोट दे रहे हैं, तो ये चीजें मुझे लगता है सीखने की आवश्यकता है दूसरे दलों को, जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए योगी जी जो जिस तरीके से जातिवाद फैला रहे हैं, तो वो उस जातिवाद पर सवाल उठेंगे, निश्चित तौर पर उठेंगे, और उसके दुष्परिणाम भी लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो दुष्परिणाम जाएंगे किस दिशा में, इस पर भी नहीं कहा जा सकता कि इस नाराजगी को भुनाएगा कौन। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस नाराजगी को ही रोकने के लिए सारी कवायद जो है वो कर रही है कि किसी तरीके से 2022 तक जो योगी जी के प्रति जातिगत। जी अमलेंदु जी, आवाज आपकी कट गई, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 2022 और ज्यादा समय नहीं, अब 6 महीने का वक्त है। देखिए ये जो महीना यानी कि मई का महीना अब बीत चला है। आज 30 तारीख, कल 31, 1 तारीख 1 जून। हाँ, 1 जून से याद आया कि 1 जून को रामदेव जो कि बाबा से लाला हो गए, रामदेव जो बहुत बड़े आयुर्वेद के व्यापारी हैं, पतंजलि के मालिक हैं, आप जानते हैं, उनके खिलाफ आईएमए और तमाम डॉक्टर्स देश भर के आंदोलित हैं और 1 तारीख को वो विरोध प्रदर्शन करेंगे हाथ में काली पट्टी बांध करके। और अब आगे उसके अलावा रामदेव की जुबान जो है, उनकी जो भाषा है वो इतनी कड़वी है कि वो बार बार एक नहीं 3 वीडियो सामने आए। एक वीडियो में वो डॉक्टर टर 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 क्या उस अंदाज में डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहे थे। एक में उन्होंने कहा कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर ले। एक में उन्होंने ऐसे ही कहा कि एलोपैथ जो है वो उसमें इतनी ताकत है, तो वो कई सारे लिस्ट भी वो बना के दे दिए, माफ़ी उन्होंने मांगी, उसके साथ साथ 25 सवाल भी कर दिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एलोपैथ बनाम आयुर्वेद और एलोपैथ और आयुर्वेद की लड़ाई में खासकर यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। बाबा रामदेव की बात या रामदेव की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ दोस्तों कि 1 जून की बात आई, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि रामदेव भी बहुत चर्चा में अभी आने वाले समय में रहेंगे, उन पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। और लेकिन साथ साथ इस वक्त जो चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे बाबा की चर्चा कर रहे हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ। वो भी बाबा हैं और वो नाथ संप्रदाय के, और जानते हैं आपकी गोरखपुर जो है वहाँ पर गोरखनाथ के वो महंत हैं, तो उस हिसाब से भी उन्हें लोग बाबा के नाम से जानते हैं। तो चर्चा इस बाबा की भी हो रही है और आजकल हम जैसा देख रहे हैं कि हर तरफ बाबा लोग जो हैं वो चर्चा में हैं। एक यहाँ, एक उत्तराखंड में, और कुछ लोग जो हैं वो जेलों में हैं। तो अलग अलग बाबाओं की चर्चा है। ये देश बहुत ही अलग तरह का है। आप देखिए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से तार जुड़ ही जाते हैं और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये सारे लोग सियासत के इर्द गिर्द घूमते, नाचते और अपने व्यापार को या अपनी राजनीति को चमकाने में लगे रहते हैं। वही यहाँ दिखाई देता है दोस्तों। लेकिन समय अब बिल्कुल खत्म होने को है और चर्चा में आज हम यही सवाल कर रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ बचा पाएंगे अपनी कुर्सी। 6 महीने का वक्त है, इस 6 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। बीजेपी अगर चाहेगी कि इस कुर्सी को बचाना, यानी कि बीजेपी को फिर से जीत के आना है, तो शायद वो करे, जैसे सीबीएस और कुछ लोग और भी लिख रहे थे कि शायद करे कि वो योगी आदित्यनाथ को हटा दे। अनिल लोधीपुरी जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं, महोदय नाथ संप्रदाय भले ही संघ भाजपा के सोच को पसंद नहीं हो, पर योगी आदित्यनाथ तो नाथपंथी नहीं, ढोंगी हैं। वोट लेने में हिंदू और सत्ता प्राप्त करने के बाद थोड़ा ऊपर चला गया है कमेंट आपका, हाँ, करने के बाद जातिवादी, बैरागी को कहाँ सीकड़ी सो काम। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो इतनी बड़ी बात है कि बैरागी को कहाँ सीकड़ी सो काम। बिल्कुल, तो ये बात समझनी होगी और बहुत सही कह रहे हैं। मनप्रीत, इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्ट, इनका कहना है कांग्रेस जिंदाबाद, और अभी लगातार इनका कमेंट भी आ रहा था और राहुल गांधी को लेकर के भी इनका कमेंट आ रहा था। अभी सुशील कुमार भी जुड़े हुए हैं, ये चैनल मोदी विरोध में पागल है। अब क्या बताएं सुशील भाई, आपको मोदी विरोध लग रहा है, मुझे लग रहा है देश बचा लो, संविधान बचा लो, लोकतंत्र बचा लो। मैं तो उसकी चिंता करता हूं, आप मोदी की चिंता करते हैं, मैं इस देश की चिंता कर रहा हूं। यही फर्क है आप में और हम में। लेकिन खुशी होती है कि आप जैसे लोग भी जो हमें पसंद नहीं करते हैं वो देखते हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप देखिए, आपको भी लगे कि अगर हमारी बात में थोड़ी सी भी, रत्ती भर भी अगर सच्चाई है,
तो आप जरूर देखिए हमारे प्रोग्राम को। आप मुझसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन मेरी बातों को अगर काट नहीं सकते तो आप कहीं ना कहीं आप भी अपनी बातों से असहमति रखते हैं, असहमति जताते हैं, और उसको जरा गौर फरमाइए। इस लोकतंत्र को हमारे पूर्वजों ने दिया है, इस संविधान को हमारे पूर्वजों ने दिया है, इस देश को बहुत ही मुश्किल से अंग्रेजों के हाथ से छुड़ा करके हम सबके हाथों में दिया है। आज जनता जनार्दन की बात होती है, तो थोड़ा सा सोचिए इस बात को। सुनील जी, सुनील या सुशील जो भी नाम था आपका, मैं ऊपर चला गया आपका नाम, इसलिए मैं थोड़ा कह रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा लगता है कि आप लोग भी लिखते हैं। आदित्य यादव भी हमारे साथ में हैं, नीरज कुमार भी हैं, जाकिर हुसैन भी हैं, शरीफ शेख भी हैं, राम किशन भी हैं हमारे साथ में, सुल्तान नजमुल इस्लाम भी हमारे साथ। मोदी जी सिर्फ मन की बात करते हैं लिख रहे हैं। फिर मदीना का मुसाफिर थैंक्स कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, आपको भी सलाम। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, रामदेव सलवार पहनकर भागे थे। अब वो कह रहे हैं कि किसी का बाप मुझे पकड़ नहीं सकता, बताइए कमजोर सरकार कौन सी है। बिल्कुल सही बात है, ये तो बड़ा सवाल है। निजाम भी कह रहे हैं कि 7 साल देश बेहाल, मोदी जी के 7 साल देश बेहाल। तो सुनील कुमार महंतो कह रहे हैं कि जब तक सत्ता में मोदी या उत्तर प्रदेश में भाजपा है तब तक सलवारी रामदेव को कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल, कई लोग किसी को, और सब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना हम बोलते हैं ना आप बोलते हैं, लेकिन सब समझते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। अगर कह रहे हैं कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि मुझे गिरफ्तार करे, तो फिर वो किसको बोल रहे हैं? ये बड़ा सवाल है कि बोल किसको रहे हैं, अपने बाप को? ये भी है ना कि आप किसको बोल रहे हो। एक बेटा अपने बाप से कह रहा है कि मेरे बाप की हिम्मत नहीं है कि मुझे गिरफ्तार करे, तो अब क्या कहा जाए। देवेंद्र चटर्जी हैं, बाईपैक्स होना चाहिए। राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जयंता कुमार दास कह रहे हैं द बेस्ट चैनल, आई वांट टू टॉक विथ यू ओवर, काइंडली सेंड योर फोन नंबर। जयंता जी, मैं ईमेल आईडी इस पे लिख दे रहा हूं, और आप जरूर ईमेल कीजिए, फिर बात करेंगे। और आपसे संपर्क बिल्कुल बनाऊंगा। और बस ये dvlive15@gmail.com, इस पे आप ज़रूर ईमेल कीजिए। आप जस्ट अपना नंबर लिख दीजिए, उसके बाद बात करेंगे हम। असलम चिश्ती भी हैं हमारे साथ, एलोपैथ हो या आयुर्वेद हो, अंधभक्ति का इलाज कर दे में उसके साथ हूँ। शाहरुख चौहान भी हैं, रामदेव धोबी बाबा हैं, उसे उम्र कैद होनी चाहिए। नियाज भी हैं, भाजपा हटाओ देश बचाओ, नजर महीम भी हैं तमाम साथी। मनप्रीत का कहना है, मनप्रीत इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट कहना है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई सिखों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, दोनों देश एक होते तो पंजाब में 10 सिख कुछ चला गया ऊपर, 10 सिख ना मारे जाते, इनका कहना है। सीवीएस कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव से पूर्व पाकिस्तान या मंदिर मस्जिद में उलझाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अमर चौरसिया हैं कि कह रहे हैं आप लोग केवल बीजेपी का अपोज कर रहे हो, आपका चैनल केवल बीजेपी का विरोध कर रहा है, आपका चैनल बकवास है, आगे नहीं, मैं नहीं देखूंगा। बहुत नाराज हैं अमर चौरसिया भाई। अरे क्यों नाराज होते हैं अमर जी, नाराज मत होइए। हम लोग, आपको ऐसा लगता है कि हम लोग बीजेपी के विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का, हम तो बीजेपी के समर्थक हैं, हम तो बीजेपी के शुभचिंतक हैं। देखिए इतनी बातें, घंटा घंटा 2-2 घंटा अगर मोदी जी की बात करें, योगी जी की बात करें, तो क्या कहेंगे आप। पब्लिसिटी जो होती है ना, वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पब्लिसिटी तो मिल ही जाती है ना। अभी देखिए योगी जी को पब्लिसिटी मिल रही है, चुनाव का वक्त है, आने वाले समय में 6 महीने में चुनाव है, और अगर योगी ना करें हम, चाहे योगी के खिलाफ बोलें या योगी के पक्ष में बोलें, नाम तो योगी का हो ही रहा है ना। तो अमर जी आप नाराज मत हो भाई, आप बिल्कुल नाराज मत होइए। आपसा खां कह रही है मत देखना अमर जी। नहीं देखने दीजिए, अगर इनकी इच्छा ना हो आपसा जी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर देखना चाहें देखें, लेकिन सवाल यही है कि नाराज मत होइए, ये मैं जरूर कहता हूं, इसलिए क्योंकि पब्लिसिटी आप हर ढंग से देखिए, पब्लिसिटी तो हो ही रही है ना। और अगर आपकी बातों को आप ये सोचो, अमर भाई आप ये सोचिए कि अगर आपकी गलतियों से पर्दा ना उठाया जाए, अगर लाशें नदियों में फेंकी जा रही हैं, अगर लाशें नदियों के किनारे दफनाई जा रही हैं, तो क्या कहेंगे। अगर आज भी रोज वहां से उत्तर प्रदेश में जो हमारे साथी, हमारे जितने रिपोर्टर्स हैं, वो भेजते हैं रिपोर्ट, और ये भेजते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है। अभी मैं देख रहा था
रोज जो आंकड़े आते हैं। अब ये देखिए, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं आज के केस। फ्रेश केस 1908 उत्तर प्रदेश के, डिस्चार्ज 6713, एक्टिव 41,214, रिकवरी रेट 96.4%, कुल पॉजिटिविटी रेट 3.4%, टोटल टेस्ट 4,90,000 माफ करें 49,96,625। ये उत्तर प्रदेश का है। लेकिन कितने लोग मरे पिछले 24 घंटे में, कितने लोगों की मौत हुई, ये मैं रोज खोजता हूं, ये आंकड़े नहीं आते। क्या कहेंगे आप? सवाल ना करूं क्या? कितनों की जान गई, ये सवाल ना पूछा जाए कि पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कितने लोग जो हैं कोरोना से मर गए? और अगर पूछेंगे तो आपको बुरा लगेगा, आप बोलेंगे ये तो बीजेपी के खिलाफ वाला, बीजेपी का विरोधी चैनल है। तो क्या करें भाई, जिसकी सरकार है। हम किसी के पक्षधर नहीं हैं। पत्रकारिता हम निष्पक्षता के साथ नहीं करते हैं। हम किसी न किसी पक्ष में हैं, और वो पक्ष ये है कि आपके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, जो भी सरकार में है। 2 दिन 3 दिन पहले भी बोल रहा था मैं कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो उनके खिलाफ मैं बोलता हूं, अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो उनके खिलाफ भी बोलता हूं। उनकी गलतियों से पर्दा हटाना हमारा काम है। आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासियों के साथ अगर गलत होगा या हो रहा है तो उसकी जुबान जो है वो हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? आप बोलेंगे नहीं जी, आज पूरे देश में भाई आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, और आपकी बात, हम आपकी पार्टी की बात ना करें तो किसकी बात करें? आपको क्यों बुरा लगता है? बुरा मत मानिए। सीबीएस लिख रहे हैं कि भाइयों बहुत ही उत्तम प्रकार से विश्लेषण करता है यह चैनल, और समीक्षा राजीव जी की सुनिए तो मुरीद हो जाओगे चैनल के। बहुत धन्यवाद सीबीएस भाई कि आप हमारी तरफ से आप भी जवाब दिए। और सुनील कुमार महंतो कह रहे हैं ये सारे आंकड़ों पर हमें भरोसा नहीं है, गांव में सच्चे आंकड़े कभी नहीं सामने आया गांव से। बिल्कुल सही बात है, गांव के सच्चे आंकड़े नहीं आए, बिल्कुल, इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं। रूपल बेडिया कह रहे हैं कि जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से पूछा जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि जो सत्ता में, और आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, आज तो कम से कम सच्ची पत्रकारिता हम कर लें। आज तो कम से कम इतना तो करने दीजिए अमर जी या सुनील जी या ऐसे हमारे तमाम साथी जो हमसे नाराज रहते हैं। चलिए 365 दिन में 364 दिन हमसे झूठ बुलवा लीजिए आप, लेकिन एक दिन तो सच्ची करने दीजिए पत्रकारिता। कम से कम एक बार तो ये कहने दीजिए कि हाँ जो काम आप कर रहे हैं उसमें ये गलतियां हैं। हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, आप 24 घंटे में कितनी मौतें हुई हैं ये बता दीजिए। आप ये बताइए कि ये लाशें किनकी हैं। आप ये बताइए कि ये जो लाशें दफनाई गई हैं वो कब किसने दफना दी? क्या प्रशासन के बिना दफनाई गई होंगी? क्या उनके परमिशन के बिना? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना। आखिर हम भी तो वोट देने जाते हैं, हमारा भी तो अधिकार है। या हम सिर्फ नोटा पे दबा के आ जाएं? ये संभव नहीं है, और इसलिए ये सवाल हम करते हैं। और प्रकाश बाबू श्रीवास्तव कह रहे हैं कि भगवान करे आपका चैनल इसी तरह चलता रहे। बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। और शमसुल हुदा भी हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी में इंसानियत कम नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रवेश भी हैं हमारे साथ, राजू अंसारी हैं, फिर सरफराज सलमानी है हमारे साथ में, मोहम्मद आलम हैं, राजीव जी लगे रहिए कह रहे हैं। सुनील कुमार महंतो कह रहे हैं कि प्रचार मंत्री जी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करवा दो, अंधभक्त ईमानदार पत्रकार पर सवाल उठाते हैं। तो बहुत कोमल प्रसाद भी हैं, दीप सागर हैं, देवेंद्र चटर्जी गॉड ब्लेस यू कह रहे हैं, शिवराज मीना हमारे साथ, निजाम खान है, असलम चिश्ती हैं, चौहान गणेश हमारे साथ, चैनल बेकार कह रहे हैं, गणेश जी को हमारा चैनल बेकार लग रहा है, कोई बात नहीं, जावेद हुसैन है, क्लियर द विंड है, अंधभक्त का देश पाकिस्तान है कह रहे हैं, फिर असलूब खान है, आप लोग कांटे की बात करते हैं, और फिर हमारे साथ लुकमन मलिक भी हैं, मासूम रजा भी हमारे, मासूम राज हैं, मनप्रीत भी हैं, सर डीवी न्यूज बेस्ड कह रहे हैं, अनिल लोहितपुरी कह रहे हैं कि बाबा रामदेव का विरोध करने वाले तथा कथित वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थक गोमूत्र थाली और दिया बत्ती पर ही अब शोध करना चाहिए। योगेश यादव भी हमारे साथ में, आशीष सिंह भी हैं, सबका बाप है यूपी का सीएम कह रहे हैं, आशीष सिंह को सीएम जो है सबका बाप दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले वो जो बेटा कह रहा है कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं, उसको गिरफ्तार करवा दीजिए भाई। सबके बाप अगर वही है तो बोल रहा है कि किसी के बाप की हिम्मत है तो गिरफ्तार करवा दो गिरफ्तार। मासूम राज भी हैं, संगोल भी हैं, मनप्रीत भी हैं, सागर हैं,
मुकेश कुमार भी हैं, पीएम को मंशा नहीं करनी चाहिए, मन की बात नहीं करनी चाहिए। हरिओम सिंह भी हैं, फिर जावेद भी हैं, रचना सिंह भी हैं, अच्छा न्यूज़ चैनल है, लिख रही हैं। और फिर वासुदेव कुमार भी हैं, सवाल तो सरकार से ही होगा। मोहम्मद मुबारक बेस्ट चैनल कह रहे हैं, मंत्रित कह रहे हैं सर आप महात्मा गांधी नहीं, बिल्कुल महात्मा गांधी तो बाप रे, मेरे आदर्श जरूर है महात्मा गांधी। मैं महात्मा गांधी की जितनी किताबें रहती हैं, मैं जहां मिलती हैं पढ़ता हूं, और अपने साथियों को भी बोलता हूं कम से कम महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है सत्य के प्रयोग, उसे जरूर पढ़िए। सत्य के प्रयोग अथवा मेरी आत्मकथा, उसे जरूर पढ़िए। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप उनकी ग्राम स्वराज जो है वो जरूर पढ़िए, माफ करें हिंद स्वराज जरूर पढ़िए। और एक किताब उनकी और है गांधी जी की, जो उनका सत्याग्रह आंदोलन, वो भी यहाँ नहीं, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह आंदोलन के नाम से उनकी किताब है। हिंदी में भी है, जिनको हिंदी पसंद है हिंदी पढ़िए, इंग्लिश में पसंद है इंग्लिश में पढ़िए। गुजराती में भी लिखते थे गांधी जी, तो सबसे पहले गुजराती में लिखना शुरू किए थे। गांधी जी की राहों पे, गांधी जी के विचारों से अगर आप सहमत हो, उनकी राहों पे चलते हो, तो आप ये जानिए कि सत्य कभी हार नहीं सकता है। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए दोस्तों, सत्य हार नहीं सकता। सत्य जो है वो कभी पराजित नहीं होता है। परेशानियां आती हैं, हम और आप बैठ करके चर्चा करते हैं सत्य के साथ, तथ्यों के साथ में। अगर कोई कहे कि यहाँ आप एजेंडा चलाते हैं, आप मोदी के विरोधी हैं, आप योगी के विरोधी हैं, आप कह सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन अगर आप तथ्यों के साथ में आए, आप कहें कि आप विरोध कर रहे हैं, आपकी ये बातें गलत हैं। मेरे साथ ये सारी चीजें गुजर चुकी हैं पिछले दिनों, इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि ये सारे सवाल कहीं ना कहीं से बीजेपी और इधर उधर से पूछे गए हमारे प्रोग्राम को लेकर के। हमारे अखबार, चूंकि हमारा अखबार भी और काफी पुराना अखबार है, 62 साल पुराना अखबार देशबंधु है, जिसको हम आज भी चला रहे हैं, इस आंधी तूफान में भी चला रहे हैं। और हमेशा सवाल सत्ता से पूछा जाता है, कई सारे साथी बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। तो सवाल जो है जो सत्ता पक्ष में है, और जो भी सत्ता से सवाल नहीं करेगा वो पत्रकारिता नहीं कर सकता, ये तो है। और गांधी के विचारों के साथ चलते हुए हम काम करते हैं। गांधी जी हम बिल्कुल नहीं हैं, गांधी के सवालों और गांधी के विचारों पे जरूर अमल करते हैं। और सीरियस लिख रहे हैं कि मेरे सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी जी की सच्ची आत्मकथा है, कोई नहीं लिख सकता अपनी बुराइयां जो गांधी जी ने लिख दी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज थोड़ा रविवार है, थोड़ा सा मूड रविवार टाइप से भी हो गया है, बातें भी वैसी होने लगी हैं, थोड़ा लाइट भी, पॉलिटिक्स और तमाम चीजों के अलावा कुछ आप लोग जिस प्रकार बहुत ही एक अलग ढंग की बातें विचार जो आ रहे हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दीप सागर पूछ रहे हैं, हेलो अमलेंदु जी, व्हाट इज योर व्यूज ऑन चंद्रशेखर रावण एंड हाउ मच टेंट अदर्स, ये पूछ रहे हैं। और जरूर इस पे चंद्रशेखर के बारे में, हालांकि उन्होंने अपने नाम से अब ऑफिशियली रावण हटा दिया है, अब वो कहते हैं कि रावण अगर कोई बोलेगा तो मैं उनके ऊपर मुकदमा करूंगा। ये आज की बात नहीं, ये खबर चूंकि हम लोगों ने छापी थी, इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे ध्यान आ रहा है आज से 6 महीना 8 महीना पुरानी बात हो गई, या हो सकता है साल भर पुरानी बात भी हो। तो इसलिए अब चंद्रशेखर जी के लिए, और सब जानते हैं उनको, नवाज शरीफ कह रहे हैं मैं सऊदी अरब में रहता हूं, नवाज शरीफ, राजीव जी, जो देश की हालत है उसके जिम्मेदार बीजेपी है, बीजेपी सरकार है। राजीव जी आप आगे बढ़िए, कह रहे हैं। आदित्य भी हैं, देवेंद्र महीश भी हमारे साथ में है, मुमताज माफ करें मशरूम राज भी हैं, लव यू लिख रहे हैं, हरिओम भी हैं। तो तमाम साथी सब हैं, लेकिन एक सवाल रूपलाल वेडिया कह रहे हैं, राजीव जी मुझे लगता है आपका यह इकलौता चैनल है जहां दर्शकों की टिप्पणियां को साथ साथ पढ़ा जाता है और जवाब भी दिया जाता है, यह आपके कार्यक्रम को विशिष्ट बनाता है। इसके लिए आपको साधुवाद देता हूं, बहुत धन्यवाद आपको रूपलाल जी कि आप इतने गौर से देखते हैं हमारे चैनल को। मोहम्मद मुबारक भी हैं, भक्त का पहचान गाली देना है लिख रहे हैं। आशीष सिंह का कहना है कि चैनल पूरे रूप से पैसा खाया है समाजवादी पार्टी से। अब देखिए, समाजवादी पार्टी से मैं पैसा खाया हुआ हूँ, वाह अच्छी बात है। चलिए थोड़ा पैसा आप भी दीजिए तो आपके बारे में बात करूंगा, बीजेपी से कुछ दिलवाइए भाई तो आपके बारे में बात करूंगा। क्या अमलेंदु जी? हाँ मुझे लगता है क्या करें, भाजपा कंगाल पार्टी हो गई है क्या, हमको पैसा नहीं दे पा रही? आपको लगता है कि हम बिकाऊ हैं? जरा कोशिश करके देखो भाई, समाजवादी पार्टी से खरीदो ना, दिए हैं हमें तो फिर आप भी उसमें लगिए, आप भी कुछ दीजिए, तो हो सकता है कि आपकी बात हम करने लगे, अगर आपको ऐसा लगता है तो। जयंत कुमार दास कह रहे हैं, डियर सर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई बीजेपी इज रनिंग आफ्टर ममता बनर्जी। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब देना चाहूंगा मैं। 2 सवाल है, एक तो
चंद्रशेखर के बारे में पूछ रहे हैं एक साथी, और दूसरा पूछ रहे हैं कि बीजेपी जो है वो ममता के पीछे क्यों लगी हुई है। जल्दी से चाहूंगा अमलेंदु जी आप इसका जवाब दीजिए, ये दो सवालों का, कि आखिर क्यों। आशीष मौर्य लिख रहे हैं सर केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी में आ सकते हैं, समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं क्या, ये भी है। शकील अहमद का कहना है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर मोदी के बारे में कुछ कराएगा तो फिर फायदा मोदी को ही होगा, कह रहे हैं सरफराज भी हैं। और प्रकाश बाबू श्रीवास्तव कह रहे हैं भाई मोदी को जुमलेबाज कहते हैं, सो चंद्रशेखर को रावण कहने में कोई बुराई नहीं है। खैर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने अपने नाम से, मतलब ये एक ऑफिशियली आपको एक जानकारी हमने अपने साथियों सबको दिया, कि जानकारी दी कि आप लोग इस बात को समझिए कि उन्होंने अपने नाम से ऑफिशियली, जैसे कि होता है ना कि कोई सरनेम चेंज कर लेता है, कोई अपने नाम में से कुछ चीजों को हटा लेता है, उसके लिए ऑफिशियली अखबारों में विज्ञापन देना होता है, और उसकी जो प्रक्रिया है नोटरी से नोटराइज कराना होता है, फिर उसके लिए गैजेट में भी निकलवाना पड़ता है। तो ये एक प्रक्रिया है आपके नाम चेंज का, तो उन्होंने इस प्रक्रिया से वो गुजरे हैं और मैं जानता हूं, इसीलिए मैं बोल रहा था। जमालुद्दीन अंसारी कह रहे हैं राजीव जी राष्ट्र मुसलमानों की है और भाजपा ब्राह्मण बदनाम किया जा रहा तो नहीं, ऐसा भक्तों को लगता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। सुनील भी हैं, आशीष जी, राजीव जी ने आपकी भी बात की, आपने कितने पैसे दिए, मुफ्ता की हद है, कोई बात नहीं। शिवम कुमार हैं सर एक दिन हमको भी आपके साथ लाइव पर आना है। बिल्कुल, हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि आप लोगों में से कुछ लोगों को हम वीडियो के जरिए जोड़ पाएं आने वाले समय में। ये कोशिश भी पहले भी मैं कह चुका हूं, ये कोशिश भी हमारी जारी है कि जल्दी से जल्दी, हो सकता है कि एक दिन में सब नहीं, लेकिन 4-5 आपके अपने साथियों में से पहले से चर्चा करके 4-5 साथी हमारे साथ जुड़े हैं, अपने सवालों को रखें, अपने विचारों को रखें, फिर मतलब चर्चा को भी है, कोई एक दिन हम कर सकते हैं ऐसा, हम लोग प्लान कर भी रहे हैं, आने वाले समय में कर सकते हैं ऐसा। लेकिन दो सवाल सामने रखा था अमलेंदु जी, बहुत समय भी हो गया, हमारे कई साथी जो हैं वो अब खाने का मतलब डिनर का वक्त भी होता है, तो सब जाना भी चाहते हैं। सबसे पहला सवाल यही रावण के बारे में, यानी कि चंद्रशेखर रावण जिनको कह रहे थे उनके बारे में, और दूसरा सवाल पूछा था कि क्या केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो बीजेपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है तो ठीक है, अच्छे आदमी है चंद्रशेखर, कई मसलों पे आंदोलन भी करते रहे हैं, और लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी हमारे सभी मित्रों को, कि यह सरकार एक प्रायोजित विपक्ष तैयार करती है और कुछ लोगों को हीरो बनाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि चंद्रशेखर हीरो बनने लायक नहीं है या उनके अंदर क्वालिटीज नहीं है, क्वालिटीज हो सकती है निश्चित तौर पर, लेकिन चंद्रशेखर अभी जो है वो इस स्थिति में नहीं है कि वो बिहार में जाकर के भी चुनाव और उत्तर प्रदेश के अंदर भी आकर के चुनाव लड़े हैं। और यह है कि जितने भी आंदोलनों में वो कूदे हैं अब तक, उन आंदोलनों का हश्र जो है वो भाजपा के पक्ष में जाकर के हुआ है और लोगों को नुकसान उठाने पड़े हैं। अब ये मैं नहीं कह सकता कि उनकी ये रणनीति रहती है या वो रणनीति सही बना नहीं पाते हैं, कहीं चूक हो जाती है या जल्दबाजी में रहते हैं, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन चुनाव के दौरान एक सवाल जरूर उठे थे, और वो एसआर दारापुरी साहब हैं, एक्स आईजी रहे हैं और बड़े दलित चिंतक हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ही ये सवाल उठाया कि भाई ये चंद्रशेखर रावण के पास एकदम से इतने पैसे कहां से आ गए कि ये बिहार में हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर का एक दिन का किराया जो शायद अब 3 से 4 लाख रुपए के आसपास होगा कुल मिलाकर के, तो ये कहां से आ रहे? कि स्वयं की माली हैसियत तो ऐसी नहीं है कि वो 3 से 4 लाख रुपए का हेलीकॉप्टर जो है एक दिन के लिए बियर कर सके कुल मिला के। तो ये बहुत से सवाल उठते हैं, और देखिए कोई भी नया आदमी उठता है तो उसके खिलाफ सवाल उठते हैं। जिस तरह बहुजन समाज उत्तर प्रदेश में होती थी उस पर भी इसी तरीके के सवाल उठे थे। हालांकि बाद में बसपा ने अपने को एक तरीके से काया प्रूव किया, हो सकता है कल को चंद्रशेखर भी अपने को प्रूव करके ले गए। लेकिन आज की स्थिति जो है, मतलब आप देखिए कि कन्हैया कुमार को हीरो बनाया गया 2019 से पहले, मैं कहूंगा हीरो बनाया गया। कन्हैया कुमार के बाद जब जेएनयू में छात्र संघ का चुनाव हुआ तो कन्हैया कुमार जिस संगठन से थे, उस संगठन के अध्यक्ष के चुनाव में जो प्रत्याशी था उसको 250 या 300 वोट मिले। तो अगर कन्हैया कुमार जेएनयू के ही इतने बड़े नेता थे तो उनको जिताना चाहिए था, वहां अपने संगठन के व्यक्ति को नहीं जिता पाए, किया उन्होंने नहीं कर पाए।
तो बहुत सी चीजें जानबूझ के प्रायोजित विपक्ष तैयार किया जाता है ताकि जो मुख्य धारा का विपक्ष है उसको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके, और इसमें बहुत सी कामयाबी मिलती भी है और बहुत सी जगह फेल भी होते हैं। अब कन्हैया कुमार को कोई नहीं पूछ रहा, क्यों नहीं पूछा भाई मीडिया? कन्हैया कुमार जो है मीडिया के तुला रहे, अब क्यों नहीं है? जबकि उनकी भाषण की कला वही है, बातें वो उसी तरीके से कर रहे हैं, मोदी जी पे प्रहार भी उसी तरीके से कर रहे हैं, भाजपा पे प्रहार भी उसी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मीडिया उनको जो है वो भाव नहीं दे रहा है। तो ये बहुत सी चीजें देखने की जरूरत होती है कि किस आदमी के पीछे किस तरीके से चीजें की जा रही है। तब तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग के बिल्कुल जो है पोस्टर बॉय बना दिए गए थे, अब कोई पूछ भी नहीं रहा है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ है और कहाँ चला गया। चुनाव आएगा तो हो सकता है फिर भी उनको हीरो बनाने की कोशिश की जाए। तो ये बहुत सी चीजें इस तरीके से राजनीति में चलती रहती हैं। मैं किसी भी व्यक्ति की निष्ठा पे और उसकी ईमानदारी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कन्हैया कुमार या चंद्रशेखर में जो है गुण नहीं है, क्वालिटीज नहीं है। निश्चित तौर पर उन लोगों के अंदर क्वालिटीज हैं, लेकिन ये क्वालिटीज नहीं है कि वो एक बड़े आंदोलन को या एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को या प्रदेश स्तर की पार्टी को भी इस तरीके से लीड कर सके कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्ष बन जाए। ये स्थिति कुल मिलाकर के नहीं है जो मेरी अपनी स्थिति है। वो किसी के साथ मिलकर किसी को लाभ पहुंचा सकते हैं, किसी के साथ मिलकर किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन अपने अकेले दम पे वो एक प्रदेश स्तर की पार्टी चलाने के लिए अभी मुझे नहीं लगता है कि उनके अंदर चीजें, हाँ हो सकता है आज से 10 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद उनके अंदर ये चीज पैदा हो जाए और लगातार संघर्ष करते हैं तो ये स्थिति बन जाए कि वो एक विपक्ष दे सकते हो या सत्ता में आ सकते हो, ऐसी चीजें हो सकती है ये। लेकिन हमने बहुत से, मतलब मेरा तो समझिए इस तरीके का बहुत एक लंबा अनुभव रहा है कि किस तरीके से आंदोलन खड़े होते हैं और आंदोलन से निकले हुए लोगों का हश्र क्या होता है। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि इरोम शर्मिला जो है वो एक बड़ा नाम है खासतौर से आंदोलनों का, और जब जनता के बीच की 90 वोट मिले, इस जनता ने उनको धूल चटा दी। तो ये जनता के ऊपर भी बहुत सी चीजें निर्भर करती है कि वो जनता किसको जो है वो अपनाना चाहती है और किसको बनाना चाहती है। आपके साथ उसकी सिंपैथी हो सकती है, आपके आंदोलन से उसकी सिंपैथी हो सकती है, लेकिन वो सिंपैथी वोट में बदलेगी नहीं, ये बहुत देखने वाली चीज होती है। तो आंदोलन अच्छी चीजें हैं, आंदोलन होते रहने चाहिए और सरकार को आईना भी दिखता रहना चाहिए, और इस तरीके के आंदोलन निश्चित तौर पर सरकार के लिए चिंता का सबब बनते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। जो काम मुख्य विपक्ष नहीं कर पाता, उन कामों को इस तरीके के जो आंदोलन खड़े होते हैं, ये जिनको मोदी जी ने आंदोलन जीवी कहा, तो ये आंदोलन जीवी जो है सरकार को आईना दिखाने का काम करते रहते हैं और सरकार को बैकफुट पे आना भी पड़ता है। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि ये आंदोलन जो है वो राजनीति में परिवर्तित हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इस पे जो है बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता है, जो मेरा शायद उतना गहन अध्ययन अभी नहीं है, हालांकि मैं बहुत सी चीजों को बहुत देख रहा हूँ। अब जहां तक सवाल है कि मोदी जी ममता बनर्जी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसके देखिए बहुत से कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि जिस तरीके से जो हमारा तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया है उसने पंप भरा था और अमित शाह जी ने दावा किया था कि 200 सीटें जो है वो आ जाएंगी, और अमित शाह जी ने कहा था कि आज कोई कुछ भी कहे, सरकार भारतीय जनता पार्टी बन रही है, 200 सीटों के साथ बन रही है। तो वो 200 सीटें जो है आकर के अटक गई 77 के आसपास आकर के अटक गई। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा वहां वोट चंक जो है उसने हासिल किया, जो कि आशा नहीं थी कि इतना बड़ा वोट बैंक उसको वहां मिलेगा, और आज नंबर 2 की पार्टी वहां है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसलिए अब मोदी जी ये चाहते हैं कि देखिए 2024 का लक्ष्य जो है तो मोदी जी के सामने है। 2024 से पहले मुझे लगता है कि उनको हिंदू राष्ट्र भी बनाना है, शायद उनका ये अंतिम सपना है जिसको पूरा करना है। संघ परिवार का जो अंतिम सपना है जो पूरा नहीं हो पा रहा है कई वर्षों से, तो वो हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, क्या होगा, वो एक कॉर्पोरेट राज होगा, मतलब उसका हिंदुओं से कोई वास्ता नहीं है, नाम उसका हिंदू राष्ट्र आप कुछ भी दे दीजिए, क्योंकि मोदी जी हिंदुओं के प्रतिनिधि नहीं है, मोदी जी कॉर्पोरेट के प्रतिनिधि हैं और वो छिपाते भी नहीं है। मतलब आप देखिए कि एसोचैम के उसमें कहे तो उन्होंने कहा कि हमको तो गालियां यही पड़ती हैं कि हम कॉर्पोरेट के आदमी हैं, और उनकी यूएसपी भी यही है कि उनके खून में व्यापार है, तो हिंदुओं से उनका कोई लेना नहीं है। लेकिन वो जो मतलब आरएसएस चाहता है हिंदू राष्ट्र बनाना, उसके वो सबसे बड़े कहा जाए कि योद्धा टॉप लीडर कह सकते हैं, उसका नेतृत्व करने वाले वो है। अब संघ परिवार को लगता है कि अगर मोदी जी के रहते ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया, जो कॉर्पोरेट राज है असली मायनों में, मनुस्मृति राजा अगर वो नहीं बन पाया तो वो कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि जनता तब तक सब चीजें समझ जाएगी और खासतौर से जो हिंदू जनमानस है वो समझ जाएगा कि इस कॉर्पोरेट राज ने और इस हिंदू राष्ट्र के पैरोकारों ने हिंदू धर्म को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और आज हिंदू धर्म को कहां पे जाकर के खड़ा कर दिया। तो जब ये चीज सब सामने आ जाएगी तो ये सब नहीं बन पाएगा। तो इसलिए उसको पूरा करने के लिए भी इस समय ममता बनर्जी से वो हार का बदला लेना चाहते हैं कि किस तरीके से उनके अधिक से अधिक राज्यों में
उनकी सरकार बने, चूंकि संविधान को बदलने के लिए 50% से ज्यादा राज्यों में से पास हो जाना चाहिए, जो वो चाहते हैं कि 2022 में बदल दिया जाए। और ये जो सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट है, ये भी सब उसी की एक तैयारी लगती है कुल मिला के। तो ये सब चीजें, तो इसलिए भी वो ममता बनर्जी के पीछे पड़े हुए। दूसरा एक चीज ये भी है कि किस तरीके से 2024 में अपना एक प्रायोजित विपक्ष जो है वो भी तैयार किया जाए, ममता बनर्जी को बंगाल से निकाल के और राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए। जाहिर सी बात है कि ममता जब बंगाल छोड़ेंगी तो भले ही राष्ट्रीय स्तर की वो नेता स्थापित हो जाए या नहीं हो पाए, वो एक अलग की चीज है, लेकिन बंगाल अगर छोड़ेंगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर स्पेस एक तरीके से खुला हुआ मिल जाएगा और फिर वहां उसकी सत्ता में आमद हो सकती है। ये भी उनकी एक सोच हो सकती है। तो इसीलिए वो हर तरीके से ममता बनर्जी के पीछे पड़े हुए हैं। ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें, पार्टी तोड़ने की कोशिशें, और जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कहा जाए स्ट्रेटजी है जो हर राज्य में वो करते हैं कि जहां उनके 2 विधायक है वहां भी वो सरकार बना लेते हैं। तो ये इसलिए वो इस पर कुल मिला के काम कर रहे हैं। और अगला निशाना जो है उनका 2024 और 2024 में जो है किस तरीके से एक इस तरीके का तैयार किया जाए कि जो एक फिर से बात चले कि नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी विपक्ष जो है वो आगे आ रहा है। क्योंकि देखिए, नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस विपक्ष के प्रयोग कई हो चुके हैं। आज तक कोई भी नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस का विपक्ष जो है वो बिना भाजपा या बिना कांग्रेस की सरकार में नहीं आया। मतलब जो तीसरा मोर्चा अगर सरकारों में आया भी है तो उसको किसी न किसी एक की बैसाखी लेनी पड़ी है, तो चाहे कांग्रेस की लेनी पड़ी हो और चाहे भाजपा की लेनी पड़ी हो। तो ये तीसरा मोर्चा जो है नॉन कांग्रेस नॉन भाजपा जो है ये किसी न किसी एक की बैसाखी पे रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि तीसरा मोर्चा किसी तरीके से अगर उससे छिनने की स्थिति आए तो तीसरा मोर्चा तैयार हो और वो किसी न किसी की बैसाखी पर रहे, चाहे कांग्रेस की बैसाखी पर रहे चाहे भाजपा की बैसाखी पर रहे, लेकिन वो स्वयं में सक्षम नहीं हो पाएगा। इसलिए वो सीधे सीधे भाजपा जो है वो कांग्रेस को एक तरीके से मुझे लगता है कि नुकसान पहुंचाने के लिए तमाम राज्यों में इस तरीके के जो क्षेत्रीय क्षेत्र है उनको भी बढ़ावा देती है, उनसे सीधे सीधे सामने टक्कर में आने की कोशिश करती है। ये भी एक उनकी स्ट्रेटजी कुल मिलाकर हो सकती है, जो मैं नहीं कह सकता कि अभी ये स्ट्रेटजी कितना काम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि ममता बनर्जी को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी इसी तरीके से उद्धव ठाकरे को परेशान किया जाता था कि वो उद्धव ठाकरे चूंकि दूसरे तरीके के फाइटर है, ममता बनर्जी दूसरे तरीके के फाइटर है। उद्धव ठाकरे ममता बनर्जी में एक अंतर करने की आवश्यकता है। ममता बनर्जी एक आंदोलनकारी महिला है और वो आंदोलन के फाइटर है। उद्धव ठाकरे जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वो आंदोलन वाले फाइटर नहीं है, वो जमीन के वाले फाइटर हैं, वो कूटते भी हैं। तो वो भाजपा को वहां कूट रहे हैं, जो काम ममता बनर्जी नहीं कर सकती है। तो इसलिए ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाना भाजपा के लिए आसान है, उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचाना मुश्किल है। तो ये भी एक है कि 2024 से पहले पहले जो है किसी तरीके से ममता बनर्जी को इस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। बहुत सी चीजें हो सकती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही लक्ष्य बना के भाजपा काम कर रही है। भाजपा कभी एक लक्ष्य बना के काम नहीं करती है, इसको समझने की आवश्यकता है। भाजपा कई लक्ष्य एक साथ भेद के काम करती है और लंबा एक टारगेट लेकर के चलती है कि उस लंबे टारगेट पर उसको काम करना है। उसको फौरी नुकसान उसके हो सकते हैं, लेकिन लंबा चल के उसको क्या फायदा होगा उसका लक्ष्य ये रहता है। जबकि दूसरे लोग जो हैं उनका लक्ष्य ये होता है कि किस तरीके से अभी सत्ता मिल जाए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। और उसी के दुष्परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होकर के उभरी है, क्योंकि दूसरे लोगों ने शॉर्ट टर्म जो थे प्रॉफिट वो देखे, आगे चल के क्या नुकसान हो रहा है आपकी पॉलिसी से, आपके जो विचारधारा से विचलन हो रहे हैं उससे आगे चल के देश को क्या नुकसान हो रहा है, आपकी पार्टी को भी क्या नुकसान हो रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया है। यहाँ सब दोषी हैं, कांग्रेस भी दोषी है, समाजवादी भी दोषी है, अंबेडकरवादी भी दोषी है, सब दोषी है इस मामले में कि आप अपनी आइडियोलॉजी पर नहीं टिके रहे। भारतीय जनता पार्टी ने 1000 तरीके के समझौते किए, मगर उनका जो अपना एजेंडा है उसको उन्होंने ना कभी छोड़ा और ना कभी वो छोड़ेंगे। आप देखिए संकट के समय में भी वो अपना एजेंडा नहीं छोड़ रहे हैं। लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मर जाए, उन पर कोई असर नहीं है, उनका एजेंडा अपनी जगह कायम है। संकट के समय भी दूसरे लोग ये नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि दूसरे लोगों को भी ये सबक सीखना चाहिए कि आप अपने एजेंडे पे कायम रहिए। सरकारें आती जाती रहती है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबा इंतजार किया सरकार में आने के लिए, 2 से लेके वो आज जो है 350 की स्थिति में पहुंच गए, 303 अकेले की स्थिति में। तो उनके से जो चीजें सीखने की हैं वो सीखनी भी चाहिए कि वो किस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी के प्रति कमिटेड है। तो समझौते सब तरीके के करेंगे, वो महबूबा मुफ्ती से भी करेंगे, अरुणाचल में, असम में और नागालैंड में आतंकवादियों से वार्ता भी करेंगे, समझौते भी सब करेंगे, लेकिन वो अपना उनका जो एक लक्ष्य है उससे वो पीछे नहीं हटते हैं।
आखिर में आके जो है उनका लक्ष्य वो वही रहता है। तो मुझे लगता है कि दूसरे लोगों को सीखने की आवश्यकता है। ममता बनर्जी अब किस तरीके से आगे सर्वाइव करती हैं, हालांकि उनको बड़ा अच्छा मैंडेट मिला है, एक अच्छी उनके पास बहुमत है, लेकिन उस बहुमत को बरकरार रखना जो है, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, चूंकि पाला जो है वो बहुत ही अंग्रेजी में कहूंगा, हिंदी में गाली हो जाएगी, श्रूड लोगों के साथ पड़ा है। बिल्कुल इनसे टक्कर लेना जो आसान नहीं है कुल मिलाकर के। बाकी अब समय बताएगा, राजनीति में बहुत कुछ उठापटक चलती रहती है। कोई शेर होता है तो वो फिर मालूम पड़ता है गीदड़ भी हो जाता है। लोग शेर की खाल ओढ़े होते हैं, वो शेर की खाल उतर भी जाती है। कुल मिला की स्थितियां ये है जी। अजी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल कर रहे हैं हमारे साथी, लेकिन अब चूंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है और आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा दोस्तों। और आप लोग लगातार बने रहे। विशाल शर्मा लिख रहे हैं हमसे, उनके मुस्तफ़ा रज़ा भी लिख रहे हैं, जायद बड़भूरिया भी हमारे साथ में हैं, फिर तमाम साथी असलम भी हैं, आशीष मौर्य भी हैं, जो कह रहे हैं कि सर केशव प्रसाद मौर्य को अगर डिप्टी सीएम पद मिले तो समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल है और इस वक्त क्या कुछ हो सकता है ये समझना होगा। और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, हो सकता है कि वो आ जाए, लेकिन पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए तब तो। और समाजवादी पार्टी की सरकार लाने के लिए क्या केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जाएंगे, ये भी एक सवाल है। तो कई सवाल हैं और राजनीति में लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। सुबोध सिंह भी हैं, सीवीएस कह रहे हैं बहुत खूब अमलेंदु जी की बात सीवीएस को पसंद आई। फिर प्रतिभा हमारे साथ में है, फिर प्रतिभा का कहना है कि सर कितना हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उसके बाद तो देश चलाना पड़ेगा। तो देवेंद्र चटर्जी भी हैं, देश नागपुर से चलता है, बिल्कुल। यूसुफ कमल भी हैं हमारे साथ में, जो बेंगलोर से देख रहे हैं हमें और बोल रहे हैं कि मैं आपको सुनता हूं, बेंगलोर से सुनता हूं, बहुत धन्यवाद। सतीश कुमार भी हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ कह रहे हैं, तस्लीम खान भी। तो तमाम साथियों, आपसा खान अल्लाह हाफिज़ कह रही हैं। और थोड़ी देर पहले आपसा ने लिखा था कि डिनर का टाइम जो है वो 10 बजे होता है। तो मैं फिर सोचता हूं कि कार्यक्रम एक 9 से 10 भी ले आया जाए, ताकि 9 से 10 भी आप लोगों के साथ जुड़ें और आप लोगों के विचारों को आज नहीं लेकिन इस पर भी विचार करेंगे कि क्या 9 बजे से 10 बजे का समय जो है वो ठीक होगा, जिस पर कि एक चर्चा और हो, दिन भर की गतिविधियों, प्राइम टाइम टाइप का कोई प्रोग्राम लाया जाए। हालांकि ये भी उसी ढंग का एक प्रोग्राम है, लेकिन 7 से 8 का ये प्रोग्राम जरूर रहेगा। उसके अलावा क्या 9 बजे से 10 बजे के बीच कोई प्रोग्राम होना चाहिए, ये अगर आप लोगों को भी लगता हो तो ज़रूर बताइएगा। आज नहीं तो कल जब जुड़ेंगे हम लोग शाम को, तब ज़रूर लिखिए कि हाँ ऐसा हो सकता है क्या। अगर आप लोग कहें तो हम लोग ज़रूर आएंगे और उसका मतलब 9 बजे से भी आने की कोशिश करेंगे। तस्लीम खान का कहना है 9 से 10 प्लीज़ लिख रहे हैं। सरफरोज आलम भी हैं हमारे साथ, जो बिहार में भी आपका चैनल काफ़ी पॉपुलर है। सरफरोज लिख रहे हैं। उमर हुसैन सिद्दीकी है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आप ऐसी बातें करते हैं। असलम चिश्ती मोस्ट वेलकम कह रहे हैं। मुकेश कुमार सर जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मुकेश जी, हम लोग बिल्कुल ठीक। फ़हीम शाह हैं कह रहे हैं। राजीव जी अमलेंदु जी बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी तरह से भाजपा की बखियाँ उड़ेलते हैं। बिल्कुल नहीं, भाजपा की नहीं, हम सब की उड़ेलते हैं। और खासकर अगर जो सत्ता में है उनकी बातें, उनके विचारों को और उनमें जो गलतियां हैं, खामियां हैं, उनको अगर ना करें तो फिर क्यों ना। जसनदीप बंगाल कह रहे हैं कि 9 से 10 करो सर। बिल्कुल 9 से 10 की कोशिश। हीरालाल गुप्ता भी 9 से 10 कह रहे हैं। अभी ऐसे ही आपसा खां लिखी थी, उनकी बातों को लेते हुए ही अभी विचार आया कि क्या 9 से 10 भी करना चाहिए। जब डिनर का, मैं भी डिनर लेट ही करता हूं, 10 बजे के बाद घर पहुंचता हूं, 11 बजे तक घर पहुंचता हूं। आजकल तो लेट नाइट का जमाना है, अखबार भी देखना होता है, इस प्रोग्राम को भी करना होता है। तो उस हिसाब से मैं बाकी तमाम हमारे जो साथी हैं उन लोगों से भी पूछूंगा। प्रकाश बाबू श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं मोदी को बिहार में लीची याद रही, लेकिन अपने संसदीय बनारस में मां गंगा याद लगभग भुला दिया है। आपसा कह रही हैं 9 से 10। असलम चिश्ती आपको भरपूर साथ देंगे कह रहे हैं। इकबाल बसीर भी हैं। तो तमाम साथियों, सतीश कुमार 9 से 10 कह रहे हैं। आशीष मौर्य भी 9 से 10 कह रहे हैं। जेना खान हैं बीजेपी हटाओ। अनुतम विमल 9 से 10 करिए कह रहे हैं।
तो बहुत लोग 9 से 10 कह रहे हैं और अभी अभी ये विचार, लेकिन मैं अपने यहाँ भी अपने प्रोड्यूसर से, तमाम साथियों से भी कहूँगा, बात करूँगा कि क्या 9 से 10 हम कोई प्रोग्राम कर सकते हैं क्या, एक शानदार, एक अच्छा प्रोग्राम, जानकारी परक प्रोग्राम जिसमें आप लोगों की भी सहभागिता हो, ऐसा प्रोग्राम करने के लिए अगर कुछ वैसा रहता है तो बिल्कुल करेंगे। देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं 9 से 10 रवीश कुमार को देखता हूं, तो देवेंद्र चटर्जी तब हमें नहीं देख पाएंगे। सीवीएस कुमार कह रहे हैं मजाक किया होगा आप साने। पता नहीं, शायद वो 10 बजे डिनर करती हूँ और मैं भी 10 बजे के बाद ही करता हूँ सीवीएस जी, और मुझे लगता है आप भी 10 बजे के बाद ही डिनर करते होंगे। तो बहुत लोग आजकल तो लेट डिनर करने लगे हैं, और क्या है, डिनर करते करते भी देखिए 9 बजे डिनर टेबल पे बैठिए और मोबाइल ऑन करके बैठ जाइए, हम लोगों को भी सुनिए, अपनी बातें भी करिए और साथ साथ प्रोग्राम भी देखिए। तो लेकिन आपको ये बता दूं कि 7 से 8 का जो प्रोग्राम है ये बंद नहीं होगा, ये तो चलेगा ही, ये चलता रहेगा। और 9 से 10 ये इसका सब्स्टिट्यूट हम नहीं दे रहे हैं कि ये 7 से 8 हम बंद करके 9 से 10 प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं। वो भी अभी ये विचार आया है कि 7 से 8 तो रहेगा ही रहेगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो तत्काल आप सब तक पहुंचानी होती हैं, और 7 से 8 बहुत ही एक ऐसा समय होता है, अगर न्यूज के हिसाब से देखें तो बहुत सारी खबरें इस समय आती रहती हैं 7 बजे से 8 बजे तक, इसलिए ये समय बहुत जरूरी होता है देश दुनिया तक खबरें पहुंचाने के लिए। लेकिन 9 से 10 का जो समय होता है वो विचारों का समय होता है, जब सारी चीजें, सारी गतिविधियां लगभग समापन की ओर जाती हैं, समाप्ति की ओर बढ़ती हैं, और उस समय थोड़ा सा विश्लेषण करना जरूरी होता है, इसलिए वो बात मैं कह रहा था। तो सीबीएस कह रहे हैं आप तो दिल्ली चले जाएंगे। बिल्कुल सही है सीबीएस। फिर पालीवाल वानी, हटना बहुत ज़रूरी है, उपलब्धि कुछ नहीं। पोस्टर बॉय तस्लीम खान भी हैं, हम तो आपके फ़ैन हैं तस्लीम जी, हम भी आप लोगों के फ़ैन हैं। बिल्कुल इतने सारे साथी मिल जाते हैं और सचमुच एक परिवार सा बन गया है इधर, मतलब जैसे स्क्रीन पर देखता हूँ लगता है कि हाँ अपने परिवार के साथ जुड़ गया हूँ। अभी नहर भी हमारे साथ जो कह रहे हैं सच और तथ्यों के साथ रहने वालों के साथ हर देशवासी जुड़ेगा। मोहम्मद अली भी हमारे साथ में हैं, जो कह रहे हैं बहुत सही और सच्ची खबरें आपके चैनल से मिलती हैं, थैंक यू। संगत भी है, हाय राजीव जी लिख रहे हैं। मकबूल अहमद भी हैं, बीजेपी हटाओ कह रहे हैं। अजय तोमर भी हैं, अब बीजेपी से मुक्ति का समय आ गया है। फिर मुकेश कुमार कह रहे हैं सर जी आज मीडिया इंडिपेंडेंस नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वासुदेव कुमार कह रहे हैं राजीव जी 9 बजे प्राइम टाइम का समय है रवीश सर का। जायद बरबूरिया हैं 9 से 10, तस्लीम भी हैं। संगत ग्रेट राजीव जी, तो बहुत धन्यवाद दोस्तों। लेकिन उससे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपने साथी अमलेंदु उपाध्याय जी का। अमलेंदु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े रहे हमारे साथ और लगातार लगभग 1.25 घंटा आप हमारे साथ बने बैठे रहे। हमारे एक साथी जो लखनऊ से जिनको जोड़ना था लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत के कारण वो नहीं जुड़ पाए, अवनीश नहीं जुड़ पाए, वरना ग्राउंड जीरो से उनसे बहुत सारी रिपोर्ट्स नहीं थी। लेकिन कोई बात नहीं, हम और आप और साथ में इतने तमाम साथी जो जुड़े रहे, इन सब के साथों में जो बातें हुई, एक अलग तरह की बातें हुई। किसी की कुर्सी बचे या जाए ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हम और आप मिलकर के एक अच्छे विचारों के साथ में इस कार्यक्रम को समाप्त करें। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और आप सब मिलकर के अपने विचार रखते हैं, हम भी अपने विचारों से आपको अवगत कराते हैं। आप सबके विचारों के साथ में इस कार्यक्रम को अगर समाप्त करूं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सूर्य पाठक भी हैं, कह रहे हैं सर सही बात है, तो ये है कि योगी जी ने ही नहीं बचा पाए कुर्सी, तो ही ठीक है। फिर इमरान मलिक भी हमारे साथ में हैं, अंतुम विमल भी हैं, असलम चिश्ती लगातार आपके साथ अच्छा वक्त गुजर जाता है। सत्येंद्र शर्मा हैं, लाशों की ढेर कैसे कहते हो योगी शेर, उन्नाव में नदी में देखो योगी, आंकड़ा दिखाकर बनते हो योगी, लिख रहे हैं। फिर जायद बरभुइया डीवी लाइव जिंदाबाद लिख रहे हैं तमाम साथी। अब नाम बराबर बिल्कुल सबका आता रह रहा है। मुकेश कुमार थैंक यू कह रहे हैं, अमलेंदु जी को भी थैंक यू कह रहे हैं, मदीना का मुसाफिर भी, असलम चिश्ती, नोहिद खान, तस्लीम खान, श्याम सुंदर सिंह, फिर
मोहम्मद एजाज, फिर बद्री विशाल, सबको आप सब जितने तमाम साथी जो जुड़े रहे, देखते रहे पिछले पौने 2 घंटे से, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जुड़े रहे। कल शाम 7 बजे से फिर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन 9 से 10 की जो बात हम कर रहे हैं वो एक दूसरे प्रोग्राम के लिए भी क्या हम तैयार हैं, ये हम अपने यहाँ बात करेंगे अपने साथियों से। मैं तो तैयार हूं आपके सामने आने के लिए, लेकिन हमारे तमाम दूसरे साथी इसके लिए तैयार होंगे कि नहीं, ये भी हम देखेंगे। और जयंता कुमार दास कह रहे हैं, सो कॉल्ड मुकुल रॉय सन इज इन फेवर ऑफ टीएमसी, व्हाट वुड यू से। बिल्कुल, आज उन्होंने तो फेसबुक पे अपना कमेंट भी लिखा है, उस पर भी काफी चर्चा है और ये बातें होंगी। देखिए, बहुत सही सवाल है, हालांकि अब समय खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी बहुत लोग बीजेपी की तरफ आना चाहते हैं और यही है कि बीजेपी इन लोगों को रोकना चाहती है। तो इसके लिए अगर माफ करें, बीजेपी से टीएमसी की तरफ आना चाहती है और बीजेपी रोकना चाहती है पश्चिम बंगाल में, और इसके लिए बीजेपी सारे हथकंडे, जो चाहे वो सीबीआई का हथकंडा हो, चाहे अभी प्रधानमंत्री बनाम ममता बनर्जी का मामला हो, चाहे उससे पहले जैसे ही चुनाव का मतलब की घोषणा हुई, रिजल्ट की घोषणा हुई और उसके बाद जो हिंसा और उसमें कि टीएमसी के लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारी बातें, डराना धमकाना हर ढंग से, ये सब करेंगे ताकि जो लोग आए हुए हैं टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में, वो बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में ना चले जाएं। ऐसी ऐसी खबरें आती हैं, ऐसी ऐसी बातें अनऑफिशियली हम लोगों के पास भी आती हैं, वो अभी पश्चिम बंगाल से, जिसमें आप आश्चर्य करेंगे कि कम से कम 15 से 20 बीजेपी में पुराने जो आए हुए टीएमसी से लोग हैं वो जाना चाहते हैं फिर से टीएमसी में वापस, लेकिन बीजेपी उन्हें रोकना चाहती है। और ये ऐसे लोग हैं जो एमएलए बन चुके हैं, तो जो 77 नहीं या 75 जो है उनके पास, वो लोग हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें, और सही कह रहे हैं आप, तो बहुत बातें होती रहेंगी। आशीष भी हैं, नोहित भी हैं। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों, बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे, कार्यक्रम में बने रहे और देखते रहिए डीबी लाइव। कल शाम इससे पहले हमारा घूमता हुआ आईना भी मैं करके इस कार्यक्रम को बैठा था, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। घूमता हुआ आईना जरूर देखिए, इसी में सबसे ऊपर टॉप पे हमने पिन भी किया हुआ है। अगर उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो सीधे उस प्रोग्राम में जाएंगे और वहां भी कुछ मजेदार तथ्यों के साथ आपके सामने आया हूं कि आखिर प्रधानमंत्री या कहें तो इस मोदी सरकार का दुश्मन कौन है, ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं घूमता हुआ आईना में इस सप्ताह। आप जानते हैं कि मेरा ये प्रोग्राम साप्ताहिक प्रोग्राम है, तो उसे भी देखिए, बहुत छोटा प्रोग्राम है, 10-15 मिनट का प्रोग्राम होता है, मैक्सिमम 15 मिनट 16 मिनट का प्रोग्राम, कई बार 12-13 मिनट का भी होता है। इस बार भी ऐसे ही है, 12-15 मिनट का प्रोग्राम है। एक बार देख लीजिए, शायद कुछ जानकारियां मिलेंगी, और अगर उस पर कुछ कमेंट करना हो तो जरूर उसमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तब तक अब विदा लेता हूं आपसे, लेता हूं विदा। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपको।